इंटर के लिए मैं कानपुर चले गया और सनातन धर्म कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। अच्छा। और आपको बता दें कि वहाँ मेरा सबसे अच्छा जो रहा राहुल सांकृत्यायन जी के दर्शन हुए। अच्छा, आपकी मुलाकात थी उनसे? हाँ, वो तो राहुल जी को मैंने पहली बार वहाँ देखा था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने उनका पूरा साहित्य पढ़ा, जानते हैं राहुल जी का। तो आपका जो पेंटिंग वाला जो वो है वो शुरू हो चुका था स्कूल टाइम पे? पेंटिंग में इंटरेस्ट आ चुका था? तो ये था कि मैं जब प्राइमरी में था मैं तो स्कूल के दीवारों पर चित्र बनाता था। अच्छा। और उसके बाद से जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गया तो पीछे बैठता था कि ताकि छिप छिप के मैं चित्र बना सकूं। ये इतनी छोटी सी हाँ भगवद गीता है। अच्छा, ये कहाँ मिली आपको? ये मुझे किसी ने भेंट करी थी। अच्छा। महिला ने दिल्ली में। हमको वो जिक्र भी सुनना है जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आपकी जो सक्रियता थी, जिस तरह से वो गुरिल्ला सैनिकों वाली बात है। हाँ, उस बारे में भी बताइए। तो ऐसा है कि जब ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ जी, तो फिर मेरे जैसे लोगों का धैर्य खो गया। मुझे जो बिल्कुल अहिंसा वाली जो बात होती थी, इसलिए हमें तो ये लगा कि भाई हमें को अगर लेना भी है तो स्वाभिमानपूर्वक लेना है और छीन के लेना है। सेना के रिटायर्ड जनरल थे, उन्होंने भी मुझे बुला कर कहा कि आप ये बंदूक की भाषा मत बोलिए, यहाँ तो बहुत सारे फौजी हैं, हमारे पीछे हो जाएगी। और यहाँ हमारे पीछे CID पड़ गए कि भाई ये आदमी जो है ये कहीं तो ऐसा तो नहीं कि कहीं बाहर से स्पॉन्सर हो रहा है, विदेशों से स्पॉन्सर हो रहा है। आप अपनी ये वाली जो ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं इनको आप बेचते नहीं हैं? और ये दुर्भाग्य कि कोई जो बड़ा अधिकारी आता है तो उनकी नज़र होती है, उनकी नज़र पानी आ जाता मुंह में। आप अभी भी रेगुलर पेंट करते हैं? हाँ, मैं EP जो है थोड़े दिन से नहीं कि मेरे आंखों तक है, लेकिन वैसे लिटरेरी में रोज़ एक पेंटिंग बनाता हूँ क्योंकि दिहाड़ी मजदूर हूँ, काम नहीं करोगे खाओगे। अच्छा, ये है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगा है? हाँ, और अभी रिपेयर मांग रही है। देखिए ये कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? 6 महीने लगे खड़े। ये मैंने बाहर करी है फ्रांस में। ये फ्रांस में, ये वहाँ भी केव आर्ट्स को ही आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, गुफा में। This program is supported by राही नेत्रधाम। राही नेत्रधाम, अंधकार से उजाले तक आपका राही। नमस्कार, बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ मीठी कुछ तीती के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात जिस पर्सनालिटी से कराने जा रहे हैं वो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, एक पूरा संस्थान है, एक पूरी विरासत वो स्वयं में है। पद्मश्री से सम्मानित हैं, 55 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं। उनका जो अध्ययन है वो विशेष तौर से जो रॉक पेंटिंग्स हैं उसमें देश के सबसे चर्चित, सबसे समृद्ध नामों में वो शामिल हैं। अभी जिस जगह पर हम हैं ये भीमताल के पास स्थित ये जगह है जिसको स्क्रैच से उन व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों से पिछले 4 दशकों में स्थापित किया है और पूरे उत्तराखंड की झलक यहाँ देखने को मिलती है। हम आपको ये पूरा इलाका दिखाएंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत बारामासा में। स्वागत है जी। हाँ, तो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी हमारे साथ हैं और हम उनके म्यूज़ियम की विस्तृत यात्रा आपको कराएंगे, साथ साथ उनकी जीवन यात्रा से आपका परिचय करवाएंगे। तो हम म्यूजियम देखना शुरू करेंगे। सर आपका स्वागत है, आप आए हैं जी। उससे पहले आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपकी कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ शुरुआती शिक्षा हुई? मेरा जन्म अल्मोड़ा जिले के पाली पछाऊ इलाके में हुआ जो कि एकदम चमोली ज़िले से लगा हुआ है और भिकियासेन वहाँ की तहसील है, रामगंगा घाटी में है। तो वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई प्राइमरी की। कब का है आपका जन्म? मेरा जन्म है सन 1939 का। 39 का जी। अच्छा। और वैसे 2 जन्म तिथियाँ हैं क्योंकि सरकारी वाली अलग और असली वाली अलग। हमारे हेडमास्टर साहब ने कहा कि अगर
नौकरी में कल को अगर फेल भी हो जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा। इसलिए उन्होंने ये 1.5 साल उम्र मेरी कम कर दी। तो अच्छा। सरकारी उम्र मेरी जो है वो 51 उसकी है, दिसंबर 40 की है, वैसे 39 की है, जून 39 की। अच्छा। तो वहाँ बहुत ही अंतर प्रदेश में है, जो इंटीरियर में है, जो कि पूर्ण पहाड़ी परिवेश है। और बचपन से ही हम लोग वहाँ पर खेती करते रहे हैं और पहाड़ी जीवन जीते रहे हैं जी। तो मेरा जन्म का गांव जो है वो नौला गांव है, जो भिकिया सिंह तहसील के अंतर्गत आता तो है। गांव के पास ही प्राथमिक विद्यालय था उस हाँ, समय पे? वहाँ से हमको करीब ये समझे कि 2 फरलांग जाना पड़ता था खेती से पार करके। फरलांग, कितने समय बाद ये शब्द हमने सुना। और उसके बाद फिर जूनियर हाई स्कूल के लिए हम मानिला गए, जो कि हमारे यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वो पहाड़ी पर है, ठंडी जगह में। तो वहाँ पर मैंने वहाँ से मिडिल स्कूल उसमें होता था जी। और फिर हाई स्कूल के लिए मैं रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज में वहाँ गया, क्योंकि हमारी बड़ी बहन वहाँ रानीखेत में था उसका घर, तो वो रहने में सुविधा हो गई। अच्छा। तो मिशन के बाद से फिर मैं इंटर के लिए मैं कानपुर चले गया। हमारे चचेरे भाई थे जो एयरफोर्स में थे। अच्छा। तो वहाँ से मैं चकेरी से आता था और सनातन धर्म कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। अच्छा। और आपको बताया कि वहाँ मेरा सबसे अच्छा जो रहा, राहुल सांकृत्यायन जी के दर्शन हुए। अच्छा, आपकी मुलाकात थी उनसे? हाँ, वो अच्छा। क्योंकि वो सदूरक्षण अवस्थी थे, तो वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे जी। तो वो उन्होंने बुलाया था अपने उसमें। अच्छा। विश्वम्भरनाथ सनातन धर्म कॉलेज में। हाँ। तो राहुल जी को मैंने पहली बार वहाँ देखा था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने उनका पूरा साहित्य पढ़ा। जानते हैं राहुल जी का तो बड़ा व्यवहारिक साहित्य था। तो वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और आपका जो पेंटिंग वाला जो वो है, वो शुरू हो चुका था स्कूल टाइम पे? पेंटिंग में इंटरेस्ट आ चुका था? तो ये था कि मैं जब प्राइमरी में था, मैं तो स्कूल के दीवारों पर चित्र बनाता था। अच्छा। और उसके बाद से जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गया तो पीछे बैठता था कि ताकि छिप छिप के मैं चित्र बना सकूं। अच्छा। यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में भी डांट न पड़े, इसलिए मैं पीछे बैठ के कॉपी में चित्र बनाता था। और किसी अध्यापक ने, जब आप बनाते थे, कभी स्कूल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी अध्यापक ने पहचाना हो कि ये बच्चा बहुत अच्छे चित्र बना रहा है तो इसको प्रोत्साहित किया जाए उस दिशा में? नहीं हो। तो यहाँ तक कि घर से भी पिताजी हमारे बहुत गुस्सा होते, मेरी आंखें कमजोर थी बचपन में। और एक छोटा भाई था, आप जानते कि मथुरा दत्त नटपाल जो कुमाऊनी साहित्यकार था, मेरा छोटा भाई था। जी जी। तो हम दोनों भाई मिल करके दिन में अंधेरे कमरे में सोने का बहाना करके, गर्मी के दिनों लंबे दिन होते थे, तो मिट्टी तेल की कुप्पी के उजाले में हम लोग चित्र बनाते थे। अच्छा। तो बाद में मुझे, जब मैं कानपुर में मैंने सनातन धर्म कॉलेज में इंटर किया, तो वहाँ के कलाध्यापक थे टंडन जी। उनको मेरी, जब उन्होंने देखा कि ये है, तो उन्होंने मुझे एक रंग का डिब्बा दिया। अच्छा। बेटा तुम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज चले जाओ, अच्छा, तुम अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। तो मैं कानपुर से फिर लखनऊ आ गया। 5 साल मैंने वहाँ फाइन आर्ट किया, लेकिन कोई संसाधन थे नहीं। और फाइन आर्ट के लिए परिवार वाले, क्योंकि उस समय पे तो फाइन आर्ट जैसे विषय को लेकर के खासकर पहाड़ी समाज में तो कोई बहुत ज़्यादा जागरूकता पिताजी तो इसके चित्रकला के पक्ष में थे ही नहीं। वो कहते तेरी आंखें कमजोर है और तू अपने फिर एकदम अंधा हो जाएगा। इसलिए पिताजी से कोई वो नहीं मिला। और दूसरा, उनकी इच्छा थी कि मैं शास्त्री बनूँ। अच्छा। तो बाद में मैंने उनकी इच्छा भी परोक्षी, क्योंकि मैंने संस्कृत में BA किया और मैं संस्कृत मेरी अपनी जानकारी है, मैंने अपना सारा पाणिनि व्याकरण पढ़ा। लेकिन वो घर का वातावरण नहीं था चित्रकला का। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी और है कि हमारे जो ताऊ जी थे सबसे बड़े, वो ज्योतिषी थे। अच्छा। तो ज्योतिषी तो जन्म पत्र बनाते थे। और दूसरा, शादी में जो ज्योति पट बनता है दीवार में, तो मुझसे कहते थे, मेरा राशि का नाम जयकिशन था, जो कहते कि तू मेरे साथ, जैक्सन तो मेरे साथ चलेगा। तो मैं एक तो उनको जन्म पत्र बनाने में मदद करता था, जहाँ से मेरी चित्रकला की वो हुई। और दूसरा, शादी बारात में जो वो बनते थे पट में, तो मैं उनके साथ जाता था। तो ये मेरे बचपन में मुझे एक सकारात्मक पक्ष मिला कि हमारे ताऊ जी जो थे, उनको मैंने इसमें मदद करी अपनी चित्रकला से। और बाद में जब वहाँ चले गया मैं इंटर में, तो वो हमारे जो टंडन जी थे, उन्होंने कहा बेटा तुम लखनऊ चले जाओ, अच्छा, तुम्हारा वहाँ पर आगे कैरियर अच्छा बनेगा। और एक रंग का डिब्बा भी मुझे दिया उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज आ गया। लेकिन आजीविका का कोई साधन था नहीं। इसलिए मैं क्या करता था कि रात में मैं बाजार में काम करता था। किस तरह का काम? काम मेरा वहाँ भी, मैं बहुत ही हट्टी था। मैंने कहा कि मैं किसी प्रकार से शराब का या किसी और चीज़ का या किसी
ये जो चुनाव के विज्ञापन के, मैं ये नहीं लूँगा। मैं किसी नेता का चित्र नहीं बनाऊँगा जो जिसका चरित्र मुझे लगे अच्छा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया कि शिक्षात्मक काम किया, किताबों की कवर बनाने के लिए, इलस्ट्रेशन बनाने के लिए। मैंने बहुत सारी किताबों के, बल्कि यहाँ आकर के भी हमारे जो उत्तराखंड के में भी बहुत सारे मैंने इलस्ट्रेशन बनाए जो यहाँ जब पाठ्य पुस्तक बनी थी। तो वैसे मैंने शुरू किया कि जो जिसको कहते हैं कि एजुकेशनल माने हो ताकि उसका उपयोग हो। तो कला में भी मेरा मतलब ये रहा है कि मैं किसी प्रकार से भी ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छे नौकरी मिल रही थी लखनऊ में भी, तो लेकिन मैंने नहीं की। और ये कौन सा, आइए हम साथ साथ गैलरी भी देखते चलते हैं। ये लगभग कौन सा सन था जब आप लखनऊ में वो कर रहे थे? मैं सन 57 से लेकर के 67 तक लखनऊ रहा। 10 साल जी। और वहाँ मैंने 5 साल का डिप्लोमा किया। उसके बाद से फिर मैंने वहीं एक प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र है साक्षरता निकेतन जी, साक्षरता निकेतन में मैं चित्रकार के रूप में काम किया। किताबों के इलस्ट्रेशन बनाना और ये है ना। तो हमेशा हमारा ये रहा है कि हम जो शिक्षात्मक जिसका कला का उपयोग हो जी, ये नहीं कि किसी प्रकार की कला। तो वैसे किया। बाद में फिर मैं अपना BA में लखनऊ से किया मैंने, और फिर मैं सोचा था कि अजंता जाऊं। उसमें अजंता में होता, लेकिन वो आप जानते हैं सन 62 में चीन का हमला हो गया था। तो फिर वो वहाँ की नौकरी वो हो गई थी। उसके बाद से फिर मैंने अपना बीच में रामनगर में रह के मैंने अपना काम किया। मतलब ये लोग, तो ये गुफा चित्र पे आपका विशेष आकर्षण, या ये कब सोचा कि गुफा चित्रों पे इतना विस्तार से काम किया जाए? गुफा चित्र का तो ऐसा था कि मैं जब मेरे लखनऊ में एक प्रदर्शनी लगाई थी, तो उसमें मैंने एक आदि मानव को चित्र बनाते हुए चित्रित किया था। एक चित्र देखा। और वो कल्पना से किया था आपने अपनी? वो मैंने जो पढ़ करके जो हमारे पुरातत्व में कि अल्टामीरा में वो जो है वो फ्रांस में, उसमें स्पेन में चित्र बना रहा है। तो उस चित्र को देख करके वहाँ एक मानव शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम क्यों नहीं मानव शास्त्र में करते हो? तुमने ये जो आदि मानव का चित्र बनाया है बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी से BA किया, और उसके बाद फिर मैंने MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया। उसी बीच में पता चला कि मैं अध्यापक रहा मानीला में। उसके बाद कि ये मध्य प्रदेश में एक बड़ी गुफा क्षेत्र मिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मतलब उच्च कोटि का है, भीमबेटका। तो वो जब अखबार में मैंने पढ़ा उसके बारे में कि भीमबेटका की गुफाओं के रहस्य धर्मयुग में आया था। पूरा ये आया था मैं। तो मुझे एकदम लगा, मैंने फिर रस्सा तोड़ करके मैंने कहा मौका मिल गया भागने का। मैं वो पूना से उन्होंने निकाला था, एक प्रोफेसर मिश्रा थे। तो मैं सीधा पूना चले गया। क्योंकि उन्होंने ये, तो बाद में पता चला कि वो तो डेक्कन कॉलेज जो था बड़ा प्रसिद्ध है पूना का, आप जानते हैं। तिलक जी, आगरकर, राणा डे सब वहीं के पढ़े हैं। तो मैं वहाँ चले गया। इसमें पिताजी की भी उसी साल मृत्यु हुई थी, लेकिन मैं पूना चले गया और मैंने सोचा कि अब मैं ये गुफा कला पर ही काम करूँगा। तो वहाँ मैं करीब 8 साल लगातार। हाँ, मैंने 8 साल में किया, क्योंकि वहाँ से हमारा जो क्षेत्र था वो करीब 1000 किलोमीटर। और ये इतना वो संघर्ष वाला दौर था उस समय, आजीविका का कैसे चल रहा था, जिम्मेदारियाँ क्या थी, परिवार का कितना परिवार तो था ही हमारे उसमें। जब मैं पूना में था उसमें तब मेरे 3 बेटे थे उसमें, जो कि मतलब छोटा वाला भी जो था 5 हो गया था इनमें। तो इसलिए इनकी पढ़ाई भी चलती रही। और आजीविका का मैंने क्या कि हमेशा कहीं सेंट्रल स्कूल के वहाँ से कुछ नेताओं के चित्रों का ऑर्डर ले लिया। कि सारे नेताओं के चित्र बनाएंगे, इस प्रकार का गया। एक बार मैंने निराला जी का चित्र बनाया 250 रुपये में। हाँ, तो वो कब, कौन से दौर की बात है ये निराला जी का है जब उनका महाप्रयाण हुआ था। मैं सन 64 की बात है ये। 250 रुपये उस समय पे तो बहुत बड़ी। हाँ, इतना बड़ा चित्र बनाया था मैंने। पूरा। वो पीछे जूही के फूल उड़ रहे हैं आग में और निराला खड़े हैं। और ये आपकी ये पद्मश्री के समय, ये पद्मश्री कलाम साहब के साथ पद्मश्री दी थी। उसमें ये मोहन सिंह जी और वो भैरव सिंह शेखावत और ये सब वो थे। उसमें मनमोहन प्रधानमंत्री थे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि कलाम साहब के साथ मतलब हमने चाय पी और व्यक्तिगत उनको साथ चर्चा हुई। इनमें ये आप ही की बनाई हुई तस्वीरें भी हैं? हाँ, ये मेरी पोती है। उसका मैंने बनाया था ये। और बाकी तो मेरे चित्र तो सब ऊपर। ये कैनवस पे है? नहीं, वाटर कलर है। ये वाटर कलर पेपर पे। है
मैं वाटर कलर बनाता हूँ। और ये मेरे लैंडस्केप जो है आप देखेंगे है वाटर कलर एक स्पेशल, ये जो है इस प्रकार का यहाँ इस संग्रहालय में एक जो विशेषता है कि इसमें सारा काम जितना कला संस्कृति संबंधी जितना भी है, चित्रकला का है, मॉडलिंग का है, वो सब मेरे हाथ का है जी। किसी दूसरे को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने सोचा है स्वागत करने के लिए महिला को पिछौड़े के साथ ये हमने बनाया कटआउट इसमें उसमें। अच्छा, तो ये इसके आप खंड भी बताते चलिएगा म्यूजियम का। ये जब जो हम इस भाग में जा रहे हैं, ये हम जो यहाँ पर जा रहे हैं ये हमारा असली संग्रह है, जो कि भौतिक संपदा जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करें कि हमारे यहाँ जो कुछ अवशेष हैं पांडुलिपियाँ जी, ये हाथ से निर्मित कागज पर जानते कि बड़ुआ पेड़ होता था, उससे बनता था। और स्याही भी हमने स्याही बनाई भी यहाँ। अच्छा, और इसकी विधि भी मैंने लिखी है पूरी, किस प्रकार से कागज बनता था। तो ये जो हमारा जो फोक ट्रेडिशन है ना, और ये कहाँ से आपने ये तो असली में पंडितों के घरों से, जो पिथौरागढ़ में और जो में जहाँ भी जहाँ आपको यहाँ पर पता चला कि इसमें, तो हमने वहाँ से ये इकट्ठा किया। फिर इनका सब प्रिजर्वेशन कराया, आप देख लेंगे रिपेयर करके है उसी कागज से, बड़ुआ कागज से ये। तो इसमें हमने कंजर्वेशन वालों को बुलाया था। अच्छा, इंटेक वालों ने यहाँ पर, तो हमने इनका संरक्षण कराया। और ये हमारे पास एक बड़ा दुर्लभ है, ये सन 1600 का है खतौनी। अच्छा, ये खतौनी है? हाँ, 1600 की। हाँ, और कहाँ की है ये यहाँ की पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ की जी। ये हमें डॉक्टर प्रयाग जोशी जी ने भेंट करी थी। अच्छा, फिर हमने रिपेयर कराई सारी है उसी कागज में। अच्छा, इसमें 36 पेज है, इतनी मोटी है ये। अच्छा, ये उसी का अंश है? हाँ, ये फोटोकॉपी है। अच्छा, यानी इसमें 36 पेज हैं ऐसे। अच्छा, तो ये हमारी एक दुर्लभ चीज़ है जो उसमें का लैंड रिकॉर्ड। और इसके बाद ये हमारी जनपत्रियाँ हैं, जो आप जानते हैं कि जो यहाँ पर बनती थी हमारे इसमें। ये तो कपड़े पे होंगी सब होता है? नहीं, पीछे कपड़ा लगाते थे कागज। अच्छा, वैसे आगे को उस पर। अच्छा, और ये कुछ दुर्लभ पुस्तकें हैं। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ने से, ये हमारे पास कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा, और उसमें के रुके हैं। अच्छा, जो विक्टोरिया के समय की, ब्रिटिश काल की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है जी। और ये है हिंदी भाषा में ही है, लिखा तो देवनागरी में ही है, कुमाऊनी में। कुमाऊनी में। अच्छा, एक है कि उसमें ही हम लोगों का जो लोकल वो थी ना। और ये अब देखिए, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि गढ़वाली कुमाऊनी को आज जो है हम भाषा का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, उसको संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं करवा पा रहे हैं। और ब्रिटिशर्स तक जो उस समय पे सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखा करते थे, वो कुमाऊनी में दर्ज किए जाते थे, कुमाऊनी में लिखे जाते थे। तो ये हमारे पास जितने भी अधिकतर कुमाऊनी यहाँ के लोकल इसमें ही उन्होंने लिखे हैं। और ये सब कुछ जो पुस्तकें अभी अप्राप्य हैं वो हैं। और दूसरा हमारा जो वाटर कल्चर है, ये नौले और धारे का, ये जितना भी हमको मिल सका है, ये सब ये फोटोग्राफ किए हैं। और यहाँ से ये पुराने ग्रंथ हैं। एक गीता जी है, बहुत छोटी है। अच्छा, पूरी है। इसको जूम इन करके दिखाना वास्तव प्रतीक, ये इतनी छोटी सी भगवद गीता है। अच्छा, ये कहाँ मिली आपको? ये मुझे किसी ने भेंट करी थी। अच्छा, महिला ने दिल्ली में। अच्छा, तो ये दुर्लभ चीज है। ये तो डिक्शनरी है व्यवस्था की। और ये तो उसी तरह का है जैसे गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जैसा लग रहा है। ये है उड़ीसा का है, वैसे उड़ीसा का है। ताड़पत्र में। अच्छा, ये इनविटेशन शादी का वो है ये? शादी का ताड़पत्र में विवाह का कार्ड। हाँ, तो जी यहाँ से हमारा पुरातत्व शुरू होता है। हमारे जो सबसे नज़दीकी पड़ोसी, मतलब कजिन जिनको हम कहते हैं जी, तो इन पर भी हमारा अध्ययन रहा है, चिंपांजी और ओरंगुटान और गिब्बन और इस पर। तो इनके हमने कुछ जितने भी इनके एक्सप्रेशंस हैं, ह्यूमन एक्सप्रेशन, वो सब किए हैं। और यहाँ से हमारा ये शुरू होता है हिमालयन मैरीन फॉसिल्स से। फॉसिल्स हैं ये, जो 15 करोड़ वर्ष पुराने। अच्छा, जब हिमालय समुद्र के अंदर से। इनकी आपने ऑफिशियली डेटिंग भी करवाई है? नहीं, मेरे तो आप पुरातत्व तो सही हुआ है। हाँ, आपका तो आप तो एक्सपर्ट ही हैं उसके जी। इसलिए उसमें कुछ भी नहीं। और ये फॉसिल हैं, लकड़ी फॉसिल बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी क्लोजअप्स में आप डिटेलिंग देखिएगा। ये देखिए। और ये 15 करोड़ वर्ष प्राचीन हिमालयी समुद्री जीवाश्म। हाँ,
और ये नीचे और ये कहाँ कहाँ आपको थोड़ा थोड़ा किसी इनमें से किसी की वो याद है कि कौन सा आपको कहाँ ये specifically? देखिए ये तो मुझे यहाँ राहुल सांकीर्तन व्याख्यान हुआ था जी। इन्होंने पहाड़ संस्था ने, जी। तो उस दिन मुझे भेंट किए थे। अच्छा, ये एक ही साथ ये सारे? हाँ, एक डिब्बे में रखे शेखर पाठक जी ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो इससे अच्छा और क्या होगा कि ये आपको हम दें। हाँ। तो ये उन्होंने तिब्बत यात्रा के समय अच्छा 10,000 फीट की ऊंचाई से उनको मिले थे ये। अच्छा। क्योंकि वही सी बेड था तिब्बत वाला जो था, तो ये उन्होंने उसमें एक डिब्बे में रख के मुझे यही भेंट दिया था जो द्वितीय राहुल सांकीर्तन व्याख्यान हुआ था तो नैनीताल में। ये हमने दिखा रखा किस प्रकार से अच्छा, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा। हाँ, इसमें एक बहुत जिसमें हमें जानकारी नहीं ये किस चीज़ पे बना है? ये लकड़ी पे बना है ये प्लाईवुड काट करके, अच्छा। प्लाई से काट के पीछे उसका दे दिया लिए, जैसे जैसे हिमियो आया वो आया ऐसे उसका पीछे का बैकग्राउंड वही दिखा रखा है। इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, ये रामापिथेकस जो है जी, जो कि अभी सीधा मानव का पुरखा माना जाता है, 1.5 करोड़ वर्ष पुराना। 1.5 करोड़ साल। जी। इसके अवशेष कालगढ़ के पास मिले। अच्छा। माने रामनगर से जो वहाँ को रास्ता जाता है आपका जी। पहाड़ मतलब तराई के वो लगा हुआ है लगा कालागढ़, और वहाँ आगे ये जो हरिद्वार तक जो चले जाते हैं, तो ये इलाका जो लोअर शिवालिक्स है इसमें रामापिथेकस के अवशेष मिले 1931 में। अच्छा। और ये अभी तक डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर की लाइन में आता है। लेकिन इसका हम लोगों को पता भी नहीं है यहाँ वालों को कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में ही वो जगह है जहाँ से मानव का आदिमतम पुरखा पाया गया है। 1932 में ये खोजा गया था। तो ये रामापिथेकस नाम इसलिए रखा क्योंकि जैसे रोमन या उनके उन पर होते देवताओं पर, तो ये रामचंद्र जी के नाम पर, ताकि ये पता अच्छा। चल के भारत से है। अच्छा। पिथेकस माने होता है बंदर, तो राम का बंदर हुआ, तो इसीलिए रामापिथेकस। रामापिथेकस। अच्छा। तो ये किस प्रकार से धीरे धीरे होमो सेपियन तक ये यहाँ आया है जो पुरखा, ये करीब 40,000 साल पुराना। तो उसी हिसाब से हमारे फिर ये पत्थर के औजार हैं ये अच्छा। करीब 1 लाख साल पुराने हैं खोदने के। ये आप देखेंगे इतना बड़ा दुर्लभ संग्रह है, कुल्हाड़ियाँ जैसी हैं, इनको हैंडेक्स और क्लीवर्स बोलते हैं। फिर ये मध्ययुग है, फिर उत्तर पाषाण है, और फिर ये इसमें तो हमने ये समुद्री वो रखे हैं कोरल बच्चों के लिए, समझे। ये यहाँ पर स्टोन एज पिगमेंट्स। हाँ, ये जो खनिज, हाँ, लघु पाषाण उपकरण है ये जी। स्फटिक पत्थर के, ये करीब 10,000 साल पुराने हैं। इनके साथ उसमें के रंग है जिनसे आदि मानव ने चित्रकारी करी। अच्छा। ये बहुत दुर्लभ है, यूज किए हुए हैं, हम देख रहे हैं घिसे हुए। तो ये रंग है यहाँ। और ये हड़प्पाकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो मिट्टी की चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें ये आई हैं। तो इसमें अभी एक आपको होता है कि ये तो खैर आकाश से गिरे हुए हैं, उल्का पिंड है ये। अच्छा। भारी भारी है पूजन है, लेकिन ये संस्कृत तो हमारे यहाँ है जो मृदभांड संस्कृत है, पोस्ट इंडस जो वो है। लेकिन अभी ये यहाँ एक मारा गांव में एक गांव घर के पीछे दीवार वो चट्टान गिरी, तो उसके अंदर से ये मिला है मानव आकृति। अच्छा। और ये 1500 ईस्वी पूर्व की है। 1500 ईस्वी पूर्व की है। हाँ। और ये है क्या मेटल? ये है क्या? तांबा। तांबा है। हाँ। अच्छा। और तो ये पहली खोज है शिवालिक में। ये सब जितने हैं सिंधु घाटी में मिले हैं वैसे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उत्तराखंड में, वो भी कुमाऊं शिवालिक में, माने ऊंचे पहाड़ पर करीब 3,500 फीट पर ये मानवाकृति मिली। इससे पहले नहीं मिली है। अब अखबार वालों ने उसको दिया तो पहली खबर दिया, लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि ये इस पूरे हमारे मतलब भारत में ही इतनी ऊंचाई पर ये मानवाकृति जो है इसको पोस्ट इंडस कहते हैं, सिंधु सभ्यता के बाद की, वो यहाँ मिली है। उससे पहले जब ये भीमताल के ताल में पानी कम होता है, ये ईंटें मिली थी, तो उसमें भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था। मैंने कहा ये 1500 BC की हैं,
1500 BC की? हाँ। अच्छा, ये भी- 3500 साल हाँ, ये भी 1500 BC के। तो हमारा तो ये तो देख के हम पहचान जाते कि माने ये कितना पुराना है। जी। तो ये यहाँ भीमताल ताल में मिली है। पानी कम हो गया था, तो ये वहाँ से फिर हमने इसमें हाथ की पाथी में ही है ये, अच्छा। देखेंगे हाथ के निशान है। हाँ। तो ये हमारे यहाँ का सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमाण है उत्तराखंड में। नहीं तो सिंधु घाटी तो पाकिस्तान चली गई अब, हाँ। है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज़ है। और ये ओम पर्वत की पेंटिंग भी ये हाँ, ये मैंने की है। अच्छा। ओम पर्वत का इसमें से बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कम हो जाता है, पेंटिंग इतना हो जाता है। हाँ। और पहले इतना था, पूरा दिखाई देता ओम। हाँ। ये जो है ये हमने ऑयल पेंटिंग बनाई है, हम्म। जो आजकल दिखाई देती है जनरली। ये हमारे यहाँ के जो वैद्य लोगों के उनके उपकरण हैं, उपकरण कुछ होते हैं। जड़ी बूटियां वगैरह हाँ, वो जड़ी- करने के। हिरण- और ये तो सिंग भी हैं, हिरण हाँ, वगैरह हिरण के के ना? सिंग का प्रयोग होता था। हाँ। जैसे आयोडेक्स का लगाते हैं ना, वैसे हमारी माता जी और ये अच्छा। इसको घिस करके लगाते लेप करते थे, तब ये आयोडेक्स नहीं था। अच्छा। तो ये सर्दी लगने पर ये अगेला है, आग जलाने का आप जानते हैं, जैसे थिनका बोलते थे। ये इसमें पीछे ही तो खुकरी हाँ, है। ये खुकरी है, ये भी पुरानी है, उसमें गोरखा काल की। अच्छा, उस दौरान की। हाँ, उस तो दौरान 200 साल हाँ। के करीब। और ये खड़ाऊ हैं। हाँ, ये खड़ा हो तो उसमें आंदोलन के समय थे, जब गांधी जी का अनुयायी थे तो सब वही खरीदते थे। अच्छा। हमारे पिताजी की है घड़ी है, चश्मा भी, हम्म। तो वही को गांधीवादी बनने का एक फैशन हो गया था कि वही पहनेंगे। हाँ। ये जी। एक मिनट, ये जरा हमारे पास ये एक 16वीं सदी का एक झोला है ये 16वीं सदी का है। हाँ चंदकालीन बही के आवरण का कपड़ा। हाँ, अच्छा। इसके अंदर रखी थी। इसके अंदर बही रखी जाती हाँ, है। रखी है। और ये काली तो स्याही ये जो तो बनती थी। भोजपत्र हैं। हाँ, अच्छा। ताड़पत्र, भोजपत्र, और ये स्याही बनती थी। ये भी बड़ा इंटरेस्ट। और ये वो है पार्टी जिस पे किताब रख के पढ़ने के लिए। बता रहे हैं। और दूसरा कलम दवात। जनेऊ का मूल आकार इतना होता था। अच्छा। इतनी भारी है ये। ये कलम निगाल की है, ये सभी पत्रे हैं इसको। ये पिताजी का चित्र हमारा, अच्छा। जब ये जलियांवाला बाग में बागी हो गए थे। अच्छा। ये लोग ना, जी जी। पिस्तौल सब, 1919 में। वो इनके सब बनवाए हुए भगत सिंह और भगत सिंह के। उनके, तो तब का है ये। तीनों इनके साथी थे। फिर यहाँ से हमारा ये भौतिक संपदा शुरू हो जाती है, जो पहले बांस निगाल से हाँ, बांस और रिंगाल से। धीरे 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 मेटल हो गए। ये जो भी ये कपड़ा रखने का, अनाज रखने का, इनकी भी एक लंबी श्रृंखला है। पूरी जितने प्रकार के लोटे कितने प्रकार के होते हैं आप देखें ना। हाँ। कितना कैसा भागीरथ प्रयास है ये, आपने कितने दशक लगे होंगे एक एक चीज को संजोने में। ऐसा होता है कि जो निजाम हैदराबाद जैसे लोग तो बना सकते हैं, उनके पास जी बोरों भर करके असरपियाँ होती थी। जी। हमारे पास तो झोला भर के गेहूँ भी नहीं होते थे। उसके बाद संग्रहालय बनाना, अगर इस पृष्ठभूमि में देखा जिसको खुद खाने के लाले पड़े हों, वो संरक्षण का काम सोचे, तो महत्व इसका है कि माने जो किस परिस्थिति तो में ये संग्रहित करने का विचार कब से आया आपको और कैसे शुरू हुई, इसकी नींव कैसे पड़ी? देखिए, संग्रहित तो बचपन में हम अपनी ईजा के साथ जाते थे जब नदी किनारे, तो वहाँ से वो पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर इकट्ठा करने का खूब भर करके लाते थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं पत्थरों से वो रहा संबंध। और बाद में फिर मैं जब पुरातत्व में चले गया भीमबेटका, उसके बाद फिर तो मेरा वो चला। उस बीच में ये चीन के हमले के समय ये जो रास्ता था रामनगर से जोशीमठ तक का, ये चौड़ा हो रहा था। तो चौड़ा होने में हमारे गांव के आगे से आए तो कई सारे पुरानी कब्रें निकली। अच्छा। तो अधिकतर लोगों ने कहा कि ये तो कब्रें होंगी मुसलमानों की होंगी। नहीं, मैंने कहा नहीं, ये मुसलमान लोग अपने वो नहीं रखते, उसकी बर्तन नहीं रखते, या लोहित तांबे की चीज़ें नहीं रखती, उनके अंदर थे वो। तो हमने कहा ये तो हैं। फिर मैं पूना में उनको अपने गुरु जी को दिखाया मैंने, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका अनुमान 2000 साल पुराने हैं। तो वो साइट तब से मुझे मतलब ये लगा कि हमारे वहाँ ये जो है ये रामगंगा जो घाटी है ये पूरी अब पुरातत्व को सहेजे हुए है। और अभी जरूरत थी
कि दूधा टोली से लेकर के कालागढ़ तक इसका नदी घाटी का सर्वेक्षण हो दोनों तटों में, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि पुराने हमारे हरुईद की कथा है या जो और जो भी यहाँ पे जो लोक देवताओं की कथा है वो रामगंगा घाटी की उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और दूसरा ये कि ये सबसे छोटा रास्ता था बद्रीनाथ केदारनाथ का। रामनगर मंडी तक ट्रेन में आते थे, वहाँ से फिर पैदल जाते थे। तो इसलिए ये अभी हम पूरा नहीं कर पाए। मेरी इच्छा थी एक बार यहाँ की नदियों का सर्वेक्षण हो जाता, दोनों तरफ चल करके नदी घाटी, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती। तो ये हमारे मेजरमेंट है नाली माणा। हाँ, इनमें अलग अलग हो ना, पाथा और हाँ ये सब ये देखें, ये घी नापने का है शेर। क्या बोलते हैं इसे? घी नापने का शेर। अच्छा, शेर होता है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो ये जितना ये तामी और ये जो जी तेल है नापने के लिए, ये वाद्य यंत्र हो गए। ये मसक बीन है, नगाड़ा, ढोल, दमन, भंकोरा, और वो एक चरखा है। हाँ ये चरखा तो पैरों से, हुक्का है, चरखा है। ये सब हमारे जितने प्रकार के घड़े हमारे, गागर, घड़े, हाँ ये सब खाना बनाने की भारी भारी पतीलियाँ। तो ये वाला जो म्यूजियम है इसकी शुरुआत हुई 80 के दशक से। हाँ सबसे पहले इसी का किया था। अच्छा। लेकिन ये पहले क्या था कि जब हम यहाँ आए थे तो मेरे पास कुल 30,000 रुपया था। अच्छा। सारी बचत का। जी। तो हमने एक कमरा बनाया। तो उस कमरे में आगे संग्रहालय था और बीच में पर्दा लगा के हम रहते थे। अच्छा, उसी एक ही कमरे में। हाँ, वो 36 और 18 का था, 16 का फीट का था। तो मूल वो था। उसी में उद्घाटन भी हुआ इसका। फिर बाद में मुझे थोड़ा बहुत जैसे जैसे संसाधन जुड़े तो मैं बीच में फिर बाहर गया तो अपना खाने से बचा करके जितना भी लाया मैं, चाहे डॉलर हो, फ्रैंक हो या कोई चीज़ हो। कब गए आप सबसे पहले? मैं गया था 1986 में। अच्छा, कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड। और वो एक बड़ा कुटिया जी बहुत विचित्र बात हुई। मैं तो सब छोड़ के आ गया था। यहाँ पर मैं अपने गांव भी नहीं गया, नहीं तो मैं अपने गांव में बनाता। तो हमने सोचा आप किसी से संपर्क नहीं रखेंगे, जो कुछ है। और सन 83 की बात है मैं आए, और 3 साल में ही पता नहीं किस सिरफिरे को पता चली विश्व सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में। अच्छा। और मेरे पास आर्कियोलॉजी का ही था वो? हाँ। अच्छा। पहला वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल कांग्रेस का। और मेरे पास सीधा यहाँ आया कि आपकी सारी व्यवस्था कर दी गई है, आप आएंगे लेकिन गुफा चित्र साथ लाएंगे। अच्छा। वो भीमबेटका की जो गुफा, भीमबेटका की। तो मुझे खुद ही आश्चर्य हुआ कि 3 साल बाद मुझे जाना पड़ गया। मैं तो बिल्कुल यहाँ पहाड़ी की तरह जैसे रहते हैं अपना उस ढंग से रहता था। और फिर मैं जब गया, उन्होंने लिखा था कि हम सारा आपका खर्चा बेयर करेंगे। तो वहाँ जो मेरी प्रदर्शनी लगी तो वो प्रदर्शनी से मेरे फिर रास्ते खुल गए। तो विश्व सम्मेलन था। हाँ, दुनिया की नज़र पड़ी होगी उस पर। और दूसरा उनको ये भी पता था कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। मैं क्या करता हूँ अभी जब तो पूरे विश्व की जो केव पेंटिंग्स हैं उनमें एक स्पेशल जगह रखता है। हाँ, स्पेशल। और दूसरा ये था ना कि मेरा जो अपनी टेक्निक थी रिकॉर्डिंग की, उसको दर्ज करने की, वो किसी और ने नहीं करी। आपने मैनुअल रिकॉर्डिंग कैसे किया उसको? मतलब एक तो पेंटिंग्स बनाई उनकी, हम गुफा में बैठ के ही बिना उसको छुए हुए उसके नदी से मेजरमेंट ले करके पेपर में कॉपी करते हैं, टू द स्केल कॉपी। अच्छा। आप देखेंगे ऊपर जी। ऐसा किसी है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिस्ट नहीं होते। हाँ। और मेरे पास दोनों डिग्री हैं जी। तो जब मुझे वहाँ इंग्लैंड जाने का हुआ तो वहाँ प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी लगी तो फिर उन्होंने मुझे सुना था, उन्होंने कहा भाई अगले साल आपको फ्रांस आना है। अच्छा। लेकिन
1 महीना हमारे लिए भी काम करेंगे आप पहले। अच्छा, तो रिकॉर्ड करेंगे वहाँ हाँ, की? वहाँ की। अच्छा, तो ये शर्त पर वो लोग सारा मेरा खर्चा उठाते थे। हाँ, फिर मैं पुर्तगाल भी गया, स्पेन भी गया, यहाँ फ्रांस तो कई बार गया। पेरिस में मेरी प्रदर्शनी रही, 6 महीने रही। अच्छा, सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी 2001 में, बहुत विशाल प्रदर्शनी। तो उससे क्या हो गया कि मुझे एक तो थोड़ा मैं कौतूहल का विषय है कि मैं धोती कुर्ते में जाता हूँ और आदि मानव के बिल्कुल करीब हुआ और दूसरा चित्रकार हुआ। तो मुझे घरों में टिकाया लोगों ने अपने कि भाई आप हमारे यहाँ रुकेंगे। और कुछ लोग भी होता था कि भाई या तो हमारी रिकॉर्डिंग करेंगे या आप इनकी कॉपी बना के हमको देंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत तो ऐसे मेरा रास्ता फिर आसान हो गया। और थोड़ा सा फाइनेंशियली भी वहाँ से हाँ, भाई वहाँ से जो कुछ बचत कर आया वो सब मैंने यहाँ संग्रहालय में अपना लगाया, क्योंकि मेरा खाना पीना तो बहुत हल्का होता था, है नहीं। तो जितना भी मेरे चाहे डॉलर हो, फ्रैंक हो या मार्क हो या कोई भी हो, वो मैंने बचा करके यहाँ ला करके संग्रहालय में धीरे धीरे। और ये जो अलग अलग जगह के कॉलेज और ये अधिकतर तो मेरे कई तो आपके खुद के ही होंगे। मैं बहुत जहाँ गया हूँ वहाँ गया है इनमें। ये तिब्बत का भी है ये। अच्छा, नोट। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से ही बनाया गया हो। ये वो बड़ुए कागज पर है। अच्छा, हैंडमेड पेपर पर ये उन्होंने नोट डाला। तो इस प्रकार ये देखिए वो सब उधर नोट है इनमें। तो जब मैंने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया से कट के रहूँगा, तो फिर ज़बरदस्ती दुनिया मेरे पीछे पड़ गई। और मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मैं जी उससे काम को एक्सपोजर भी मिला, पूरे विश्व की नज़र में आया। कुछ ऐसा भी हो गया ना कि आर्टिस्ट होने के नाते मेरे जो मैंने वहाँ जो भी व्याख्यान देता था मैं, तो वो ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं। क्योंकि जब आर्टिस्ट बोलता है तो प्रैक्टिकल बोलता है। तो उससे क्या हुआ कि मेरा लोगों ने आप आएंगे 1 महीना पहले आएंगे, हमारे यहाँ रुकेंगे, वो जो ऑर्गेनाइजर होता था, और हमारे लिए भी काम करेंगे, बाकी खर्चा हम उठाएंगे। तो बाद में तो मेरा ऐसे असाइनमेंट चला। उन्होंने मुझे अपना जितना भी है आने जाने का खर्चा यहाँ से मुझे कभी नहीं मिला। मैंने 5,000 रुपये के लिए पहली बार अप्लाई किया था जब मुझे पहली बार जाना था, लेकिन वो उसमें उत्तर प्रदेश था, ये नहीं मिला। तो फिर मैंने बाद में किया ही नहीं। और अपनी ऑडियंस से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जब भी आते हैं नैनीताल, भीमताल के आसपास, यहाँ ज़रूर आइए। बहुत समृद्ध, आप अपने आप को समृद्ध पाएंगे इन जगहों से जब आप यहाँ देखेंगे। और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो पूरा चल रहा है, ये जो पूरा म्यूज़ियम, ये जो पूरा संग्रहालय चल रहा है, इस पे सरकार का कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। सब व्यक्तिगत प्रयासों से मटवाल जी और उनके जो सुपुत्र हैं वो इसको चलाते हैं। और लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी कोई पब्लिसिटी और ब्रांडिंग जिस तरह से कॉर्पोरेट की दुनिया में आजकल होती है वो इसकी है नहीं। तो इसलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ तो एक न्यूनतम टिकट यहाँ पर रखा गया है, उसको लें तो इसको और समृद्ध बनाने में और लगातार चलाए रखने में, बनाए रखने में, जो इतनी करोड़ों, लाखों करोड़ों सालों की छाप एक ही जगह में आपको मिलती है, उसमें आपका ये कंट्रीब्यूशन होगा। अभी टूरिस्ट मैप में तक नहीं रखा है। बताइए। जो आते हैं भटके भूले आते हैं, उनको ये पता नहीं है कि भाई यहाँ पर भीमताल के पास। पर्यटन विभाग से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि पद्मश्री मटपाल जी द्वारा बनाया गया ये जो संग्रहालय है, इसको टूरिस्ट मैप पर अगर इम्पोर्टेंटली मार्क किया जा सके। जिला नैनीताल के जिलाधिकारी महोदय से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्तर पर, जिला स्तर पर इसको प्रमोट करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर किया जाना चाहिए। ये देखिए पत्ते का छाता है, ये मालू के पत्ते का। मालू के पत्ते का, अच्छा, छाता मतलब एकदम बरसात वाला। हाँ, ओढ़ने का। ओह, रुपाई में। और इस तरह की परंपराएं हमें पूर्वोत्तर में तो अभी भी दिखती हैं कि वो नेचुरल चीजों से, पत्तों से अभी भी बरसात में ये जितने बने हैं सब, लेकिन उत्तराखंड में ये सब रामबास के रेशे से बने हैं। अच्छा, और ये विलुप्त हो गया। देखिए कितना, मतलब अगर इसको दोबारा से अगर वो किया जा सके तो ये सेल्फ कितना बढ़िया रोजगार का साधन। ये देखिए ये सारे बैग वो बना रखे हैं। और ये बहुत स्टाइलिश है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं, है ना। हाँ, ये मॉडर्न एरा के हिसाब से भी बहुत ही स्टाइलिश है। ये हैट्स आप देखिए, इनके कलर्स आप देखिए।
और ये वो है लौकी, तुमड़ी, ये बीज रखने के लिए काम बीज रखने के लिए जी। ये बच्चों इसको क्या कहते हैं? हैं, ये तुमड़ी बोलते हैं ना इधर में जी। ये बच्चों के अच्छा, पालने जो हैं। ये भी बांस और रिंगाल से और हाँ थे। और एक बड़ी दुर्लभ चीज़ है ये हमारे यहाँ, इसको अब गढ़वाल में क्या बोलते हैं, ब्योली पिटारा। इसमें दुल्हन के कपड़े दुल्हन के, अच्छा ब्योल पिटारा है। करीब 350 साल पुराना है। 350? हाँ, बकरी की खाल से बना है, अंदर से वो लगा है निगाल का। अच्छा, तो ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। फिर तैरने की तुम्बियाँ, ये नदी तैरने के लिए। अच्छा, इसको क्या कमर पे बांध लेते थे नदी पार करते हुए? हमने नदी पार करी है। आपने खुद भी की? हाँ। तो इसमें ये खोखली होती हैं? ये खोखले होते हैं। अच्छा, पूरे कमर में बांध दिया हाँ, तो आप मानिए है कि डूबेंगे नहीं आप डूबेंगे उससे। नहीं। अगर ये मछली के जाल और ये सब वो हैं सिक्के के। उसके बाद फिर ये हैं हमारे कपड़े जो हाथ से बनते थे दुल्हन के, ये। और ये 1857 के हैं। अच्छा, क्रांति के दौर के हैं। जो नैनीताल ताल में फेंक दिए थे उसमें क्रांतिकारियों ने। अच्छा, अरे ये बंदूक की नली वगैरह भी है ना? सब है उसमें की है। ये तलवार है, ये बंदूक की नली है, ये पिस्तौल है। पिस्तौल है। ये जब यहाँ ताल की सफाई हुई तो तब निकले ये भीमताल से ही निकले थे? नहीं, सब नैनीताल से। अच्छा, उस समय जो कमिश्नर होता था वो जिनके पास वो मेरे उनको फांसी देते थे। नैनीताल के ये फांसी गधेरा है अभी भी क्रांतिकारियों को। तो वो पकड़े जाने पर ताल में फेंक देते थे अपने पिस्तौल। तो इसलिए जब अभी सफाई हुई ताल की तो कीचड़ के साथ ये पिस्तौल है। अच्छा, ये कब की बात है? ये कब निकले थे लगभग? ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ये अभी मैं समझता हूँ शायद 10 साल हुए होंगे। 10 साल पहले। हाँ, अच्छा, ये पिस्तौल है देखिए। फिर ये कपड़े हैं। कपड़े, और ये उसके रामबांस की ही ये जैकेटें हैं पहनने की, और दूध दही के। ये सब लकड़ी के हैं ये वाले ना? हाँ, सब लकड़ी के वगैरह रखने के। ये हमारे खेती के कुदाल खेती के औजार। ये करीब 400 साल पुराने हैं ये। अच्छा, ये जो पुराने खेती में लगते बाण है। और ये और काष्ठ कला का हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं है लाने के लिए। ये काफ़ी लेकिन ये भी जहाँ से मिले। हाँ, ये देखें। हाँ, ये तिबरी वगैरह के और हाँ, उसके तिवारी, हैं। हाँ तिवारी के इनके। ये पंचक्की के, घराट के। हाँ। इधर नेपाल बॉर्डर में लकड़ी का बनाते हैं। अच्छा, अनाज रखने का ना, ऊपर से हाँ 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 घेरा। हाँ, जिसमें डालते हैं फिर हाँ, नीचे ये जाता है। इधर ये इसका बनता है ना, इसके ऊपर लगा के है। अभी हम और ये पार्ट है चक्कियों के। हाँ, तो ये है वो मट्ठा बिलोने का, और ये सभी है खटाई हटाई रखने के। तो ये जो हमारा इसको हम बोलते हैं भौतिक संपदा, मेटेरियल कल्चर जी। और इसके बाद जो है इधर हमारे यहाँ, अब यहाँ से ये 100 साल पहले किसी ने यहाँ घर में छापखाना खोला था। छापखाना? हाँ, ये अच्छा, ये देखिए, ये तो डबराल जी आप जानते हैं। हाँ हाँ। और ये डीडी शर्मा जी? हाँ, डीडी शर्मा जी थे, इनके घर में था ये। डीडी शर्मा जी के घर में? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने फेंक दिया था सब बाहर। ओह, और इसमें अलग अलग, इसमें एक को उठा सकता हूँ? हाँ हाँ, ये कैमरे पे दिखाने के लिए। हाँ हाँ, ये देखिए, ये इस तरह का मेटल पे बना हुआ है। हाँ, ये। और अलग अलग फॉन्ट साइज हैं, अलग-अलग कुछ font बड़े हैं, हैं, बड़े। कुछ छोटे हैं, अलग अलग अक्षर अलग अलग हैं। फिर ये कुछ यहाँ पर हमने जो अच्छा, ये तो हाल फिलहाल में जो किस प्रकार से हुआ है। कैमरा है। मोबाइल की एवोल्यूशन का भी एक दौर दिखता है। देखिए, नोकिया 1100 से लेकर के और हाँ, सारा ये। और ये यहाँ के जो पहला महामहोपाध्याय रामदत्त ज्योतिर्विद जी, ये उनके घर में उनकी देवी थी। अच्छा, और ये उनके, ये पत्थर पे बनी होंगी ना देवी? हाँ, पत्थर के उन्होंने वो उनके घर से मिले, बाकी तो सब फेंक देते। ये उन्हीं के यहाँ का था। और इधर आइएगा, यहाँ से ये हमारा जनजाति कक्षा गया। अच्छा अच्छा, ये ट्राइबल वो है। हाँ, ये थारू जनजाति थारू का है। ये 3D के मॉडल मेरे ही बनाए हुए सभी। ये आपने, ये स्कल्पचर भी आपने हाँ, बनाया? सब मेरे,
अरे वाह, ये देखिए बॉक्सरों के। क्या कमाल है इसका क्लोजअप्स लेना और इसकी डिटेलिंग आप देखिए कि वो 3D है, और एक बड़े डेप्थ वाले उसमें कि थारू बिरादरी ग्रामीण परिवेश में किस तरह से रहती देखिए है। वो जो ड्रम लग रहा है वो हींग की डिब्बी है। हींग की डिब्बी, अच्छा उसका ढक्कन जो है वो थाली बना दिया। अच्छा, अरे वाह। और ये पीछे आपने पेंट किया है उसको, और आगे आपने ये मिट्टी से स्कल्पचर। मैं जो कई संग्रहालयों के मैंने ये काम किया जी पहले जी। तो फिर हमारे अनुभव में आया सब ये। हाँ। मैंने जो काम किया ना हम्म, वो इसी प्रकार का किया ये। ये देखिए, और उस डेप्थ की वजह से बिल्कुल वो इतना खूबसूरत लग रहा है कि इस कैमरा के फ्रेम में आपको उसकी डेप्थ समझ आए ना आए, आप यहाँ आके ज़रूर देखिएगा कि ये कितने कमाल तरीके से उसको प्रिजर्व देखिए वो पूरी झोपड़ी लग रही है जबकि कुछ नहीं है पीछे। हाँ, उसकी डेप्थ तो इतनी अच्छी आ रही है। वो चक्की है उनकी। तो हमने संग्रहालयों के लिए भी यही काम किया जो मतलब ना इस प्रकार के। और ये सब कटआउट्स वगैरह सब कुछ आप सब अपने आप ही ये देखिए खुद से ही बनाए हैं। हाँ, ये इसमें ये आपके जौनसारी हैं। ये जौनसारी और ये आपको पहाड़ का गांव है। डिजाइन है इनकी, इनमें कमाल की, इनमें जो डेप्थ है वो कमाल की है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में आप प्रत्यक्ष खड़े होके उसको देख रहे हैं। ये चमोली में हाँ पोशाक है, हाँ, ऊपर भोटिया कम्युनिटी वाले ड्रेस है वो। तो उसके बाद ये भोटिया और वो है राजी। अच्छा, ये बन रावत हैं। ये बन रावत, ये भोटिया लोगों का है। देखिए हाँ पूरा 3D का लग रहा है ना जी। ये फोटोग्राफ से हमने लिया था दिलवाली जी के। अच्छा, इसलिए एक्नॉलेज कर लिया। अच्छा, ये उनकी फोटो थी जिसको देख के आपने फिर ये बनाया। हाँ, जो मतलब फिगर हाँ, पीछे तो अशोक दिलवाली फिगर मैंने उनकी फोटोग्राफी से ली है। अच्छा, तो मैंने कट आउट कर लिया इनका ही 3D का। और ये नमकीन चाय जिया जो बनती है वहाँ, हाँ, उसको बनाने के बटर टी जिसको बोलते हैं, हमारे कई हाँ, प्रोग्राम्स में हमने ऑडियंस को दिखाया भी है। हाँ, ये उसकी एक तस्वीर है। और यहाँ से फिर हम ये तिब्बत के नज़दीक आ जाते हैं। अच्छा, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, ये लासा के हैं। अच्छा, देखिए पूरा सोने की छतें हैं। जो चाइना ने जो कब्जा किया ना, ये पोताला राजमहल है। पोटाला हाउस। अभी 90वीं जयंती थी दलाई लामा जी की, मैं भी आमंत्रित था। अच्छा, और शेखर पाठक भी गए तो वहीं इनसे वहीं भेंट हुई। हाँ। लेकिन मुझे आमंत्रित उन्होंने एक तिब्बती लड़के को भी साथ भेज दिया। अच्छा, कि अगर कोई प्रोग्राम होगा तो इसमें तो मैं यहाँ से धर्मशाला गया था। फिर ये और ये एक और, अच्छा, ये कैलाश मानसरोवर का ये 3D। हाँ, ये 3D कैलाश मानसरोवर देखिए। इसमें कैलाश पर्वत भी है और मानसरोवर भी है। हाँ, ये उनका चोरटेन भी है मंदिर। अच्छा, ये तिब्बती कोट है। हाँ, ये तिब्बती कोट है, 150 साल पुराना करीब है। हाँ, इसमें अंदर ये क्या है, ये खाल लगी है अंदर? ये भेड़ की खाल है ना ये मैंने चित्र बना के भेंट किया था उनको। अच्छा, दलाई लामा जी को। हाँ, ये तस्वीर भी है आपकी उनको भेंट करते हुए जी। तो ये वाली वो तस्वीर है जो आपने बनाई थी, जो उनको भेंट कर रहे हैं। हाँ। ये कैलाश का। अरे वाह, ये कब का बनाया हुआ है आपका? ये 2006 का है शायद। 2006 2007 शायद। 2007। अच्छा, मतलब जो कैलाश के साथ जो शिव जी को जोड़ते हैं ना जी, ये बागंबर लगता है। बाघ की खाल। और ये पूरा जो है एक शिवलिंग है। और ये तीसरा आँख है। तो ये है। और ये इतना, ये आपने यहीं बनाया है? हाँ, ये यहीं बनाया। अच्छा, ये कितना, ये होगा करीबन 10 बाई 4 का होगा शायद। हाँ, कुछ हाँ, इतना है। 5 9। कितना समय लग जाता है आपको इतनी बड़ी एक तस्वीर पेंटिंग बनाने में? इसमें कम से कम 20 दिन। अच्छा, 20 दिन में तैयार हो गई थी? हाँ। अच्छा, फिर यहाँ से हमारा ये ओक शुरू हो जाता है। इसमें नंदा राजा
हाँ, चौसिंगिया खाडू। हाँ, नंदा जात का भी अब समय नज़दीक आ रहा है। हाँ। फिर हमारी लोक कला यहाँ से जो है उसको यही हमने बचपन में बनाए दीवारों पर जो नहीं। जी, ये वाली पूरा ये सारे आपके बनाए हुए हैं? इसमें नहीं, ये तो यहाँ के लोक कलाकार की हैं। अच्छा। ये दोनों की जो अभी करीब 100 साल के हो गए होंगे वो। अच्छा। ये बनाए, और इसमें ये मेरे हैं ये। अच्छा। जो ये चौकियाँ हैं। अच्छा। ये यहाँ जन्माष्टमी का पट भी बनता है पूरा, ये महिलाएं बनाती हैं जी। तो ये लिविंग ट्रेडिशन है पेंटिंग का। ये हुड़किया बॉल का आप जानते हैं। हाँ, हुड़किया बॉल। हाँ। ये सब इसमें लोक कला का है। ये जो डिकरे बनाते हैं ये अभी उस पर आता है, कर्क संक्रांति पर है जी, शिव परिवार की, तो ये महिलाएं बनाती हैं। अच्छा। ये यहाँ अभी लिविंग ट्रेडिशन है। और ये कहाँ किस इलाके? नहीं, ये तो सब हमने यहाँ पर वर्कशॉप की थी, तो अलग अच्छा। अलग महिलाएं आई। अच्छा। तो 6 दिन का था, क्योंकि इसके लिए मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, करनी जी, पे जी। हमने वर्कशॉप लगाई 6 दिन की। अच्छा, तो उस वर्कशॉप में जो लोग आए उन्होंने ये बनाए। तो ये किस्म से सिंधु घाटी से लेके आज तक की परंपरा है ये। आप देखेंगे इनके तो माने बनाने का तरीका वही है। और ये तांबे पे हैं? हाँ, ये तांबे के पर देवी देवता मिलते देवी हैं। देवता जो है ये अल्मोड़े में मिलते हैं। ये अभी सोनार बनाते हैं कुछ। ये लखिया भूत का, लखिया भूत, और ये सब ये हिल जात्रा और मुखौटे इनके यहाँ। अच्छा, ये तो उधर का है ना, पूर्वोत्तर की हाँ, तरफ ये का। पूर्वोत्तर का है। दाऊ शायद बोलते हैं इसे। हाँ हाँ। और ये सब इस प्रकार ये के धनुष बाण ये कहाँ? हाँ, ये मध्य प्रदेश के हैं। ये मध्य प्रदेश का है। अच्छा। ये जहाँ हमने काम किया था ये जी, उधर का है। ये अलग अलग जनजाति आवास और उनके, मतलब जो आप पूछ रहे थे ना कि आपने कैसे वो किया, तो मेरा हमेशा मैंने म्यूजियम्स के लिए इस प्रकार के काम किए जी, ताकि अपना भी अध्ययन होते रहे। तो परमानेंट जिनका महत्व है जी। तो ऐसे ये बाद में ये सब हमारे काम आ गए। और कहाँ आपने मध्य प्रदेश में तो आपने लंबा काम किया? लखनऊ में बहुत किया। लखनऊ में मुझे काम लखनऊ से ही मिलता था, क्योंकि लखनऊ मेरा परिचित अच्छा। 8 साल रहा। तो वहाँ जितने संग्रहालय हैं वो पूना से भी भेजे। हाँ, तो जहाँ से भी हुआ मुझे, यहाँ तक कि आपके पूर्वोत्तर तक मैंने जो मानव शास्त्री जिनने कहा तो हमने बना करके दिए। तो ये सब इस प्रकार का ही सामग्री हमने बनाई है वाद्यन त्वरिया। तो ये हमारे सुरेश का इसका है ये मेडिसिनल प्लांट का। अच्छा। अभी जरा यहाँ पर ये नमी हो गई है खराब। अच्छा, आप सुरेश जी हैं जो मटपाल जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, और यहाँ की देखरेख में भी उनका अहम कंट्रीब्यूशन है इसके संचालन में। और आपकी बॉटनी से पीएचडी है? मेरी फॉरेस्ट्री में पीएचडी है, और एमबीए रूरल मैनेजमेंट में मैंने किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम भी किया, और अभी मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। अच्छा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जितने भी उनका मूल्यांकन करता हूँ, चाहे वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। अच्छा, ये वगैरह सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये सब जो चीज़ें हैं जी, मैं एडीबी के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए, यूएनडीपी के लिए, उनके लिए भी करता हूँ। ऑलराइट। और साथ में इसमें जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं करता हूँ, लेकिन मैं मुख्य रूप से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और इस विरासत को आगे ले जाने के लिए पूरा संकल्पित हूँ। बहुत ही सार्थक कार्य। और हमने अपने कैंपस, हमारा पूरा गीताधाम कैंपस कहलाता है, तो हम चाहते हैं कि एक प्रकार से उत्तराखंड नॉलेज बैंक के रूप में इसकी एक पहचान बने। केवल आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ही नहीं, साथ में यहाँ की जितनी भी हिमाचल बायोडाइवर्सिटी वगैरह भी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है या जो भी उसके एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, उसको भी मैं। और चैलेंजेस क्या हैं वो भी अभी, क्योंकि संदर्भ आ गया है, तो आप उस बारे में भी बताइए कि इसके संचालन में किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों को आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ी चीज़ है ना कि एक तो
मानसिकता भी लोगों की नहीं है। आज यहाँ जो टूरिस्ट आता है वो केवल घूमने फिरने मौज मस्ती के उससे आता है, जबकि उसको विरासत को समझने के लिए वो होनी चाहिए, उसके अंदर एक जिज्ञासा वगैरह होनी चाहिए। एक तो वो नहीं है उसके बीच में, और दूसरा थोड़ा सा अपैथी तो है आपका, थोड़ा गवर्नमेंट की भी है ना, कि जितना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पिछले 40 साल से यहाँ पर इतना बड़ा संग्रहालय बना हुआ है, इसको भी आगे ले जाना चाहिए, चाहे वो प्रमोशन ही करें उसको यहाँ पर है। तो ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी ये होना चाहिए कि इसका ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, और ये संस्कृति बिल्कुल ये धरोहर है आपकी। इतना बड़ा कलेक्शन आपने देख लिया होगा, ये तो हुआ है, कहीं नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और उत्तराखंड के बाहर के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि वो जब भी नैनीताल क्षेत्र में आए, इस इलाके में जरूर आए, यहाँ पर जरूर आए इस म्यूजियम को देखने के लिए। ये संभवतः इकलौती ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपको इतिहास, कल्चर और इवोल्यूशन कैसा रहा, जियोग्राफिकल इवोल्यूशन कैसा रहा उत्तराखंड का, देश का, उसमें एक ही संग्रहालय में आपको बहुत विस्तार से सारी चीजें देखने को तो मिलेंगी। अभी एक जानकारी में देखो, ये जो हमारा भीमताल वाला रीजन वगैरह है, एक तो हॉटस्पॉट हो रहा है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ मिलेगी आपको, चाहे एवियन है आपकी, लोग यहाँ पर पशु पक्षी वगैरह देखने के लिए भी ना, यहाँ पर तो है ही आपका सातारा रीजन वगैरह में बर्ड वॉचर्स बहुत आते हैं। उसके सिवा ये जो है दोनों का ट्रांजिशन जोन है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स का, तो यहाँ पर आपका देवदार भी उग जाता है, तो यहाँ पर शीशम भी उगता है। ये हमारी कैंपस में ही है, मेरे पास यहाँ पर 350 से ज्यादा मैंने पौधों को डॉक्यूमेंट वगैरह भी किया हुआ है, तो वो देखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर आप पूरे समझना चाहते हैं जी। इसके अगले पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हाँ भटपाल जी, वो भी उस क्रम को भी हम आगे बढ़ाते चलते हैं कि 80 के दशक में आप यहाँ आ गए थे जी। इसकी हल्की आपने शुरुआत की थी, आपने बताया 30,000 रुपए से, और साथ साथ उसके 3 साल बाद आपको पहली कॉल उसके लिए आई जहाँ आप वर्ल्ड विश्व में गए सम्मेलन के लिए। हाँ, उसके बाद हमको वो जिक्र भी सुनना है जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आपकी जो सक्रियता थी, जिस तरह से वो गुरिल्ला सैनिकों वाली बात है, उस बारे में भी बताइए। तो ऐसा है कि जब ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ जी, तो फिर मेरे जैसे लोगों का धैर्य खो गया, मुझे जो बिल्कुल अहिंसा वाली जो बात होती थी, इसलिए हमें तो ये लगा कि भाई हमें को अगर लेना भी है तो स्वाभिमानपूर्वक लेना है और छीन के लेना है, हाथ जोड़ के नहीं लेना है, ये एक अपनी सोच होती है। तो इसलिए उत्तराखंड आंदोलन में हम तो सक्रिय भूमिका, यहाँ तक कि जो सेना के रिटायर्ड जनरल थे उन्होंने भी मुझे बुला कर कहा कि आप ये बंदूक की भाषा मत बोलिए, यहाँ तो बहुत सारे फौजी हैं, हमारे पीछे हो जाएगी, और यहाँ हमारे पीछे CID पड़ गए कि भाई ये आदमी जो है ये कहीं तो ऐसा तो नहीं कि कहीं बाहर से स्पॉन्सर हो रहा है, विदेशों से स्पॉन्सर हो रहा है। तो लेकिन मैं जैसा मेरी शकल के हिसाब से नहीं, लेकिन मैं उग्रता मेरी बहुत थी उसमें आंदोलन में, और हमने यहाँ के पूरी महिलाओं की एक पूरी विंग बनाई, और एक बार हम लोग 10,000 लोग यहाँ से जाकर कमिश्नरी घेरने के लिए गए। तो 3 जगह बैरियर थे, और रात में ही सारे PAC के जो कमांडेंट थे वो आए यहाँ, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, गोलियाँ चल जाएंगी, कोई गलत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ से 10,000 लोगों को ले गए, और जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि सबसे आगे तो जो नौजवान लोग थे, और उसके बाद महिलाएं थी, और महिलाओं के पीछे फौजी लोग थे, अच्छा, और तमाम जन थे। तो हम यहाँ से 10,000 लोगों का जुलूस बना करके हम नैनीताल कमिश्नरी घेरने गए थे। तो वो आंदोलन पूरा उस बीच में तो एक ऐसा था कि माने इस पार या उस पार वाली बात थी इनमें। तो 6 महीने तक लगभग हमारी सक्रिय भूमिका रही उसमें कि भाई हमको सबसे पहले राज्य लेना है। यहाँ तक कि उस समय अल्मोड़े में एक लखनऊ से अधिकारी आए थे जो बाद में यहाँ कमिश्नर वो भी बने, सब कुछ बने। तो उनके साथ हमारी बहुत ही, जबकि वो पहाड़ गए थे, लेकिन हमारे खूब गर्मा गर्म बहस हुई, क्योंकि वो सरकारी भाषा बोलते होंगे। हाँ, वो सरकारी पक्ष से आए थे और हम वो थे। तो माने हमने कोशिश की कि किसी भी तरह से, चाहे सरकारी पक्ष से भी हो, समझौता भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हमको राज्य को हमको लेना है। तो उस बीच में 6 महीने तक तो हमारी बहुत सक्रियता थी। यही नहीं, हमने अलग अलग कॉलेजों में, यहाँ रामनगर भी, हल्द्वानी भी, और तो भी, और कई सारा हमारा पूरा एक समझे कि पूरे टूर यहाँ पिथौरागढ़ से लेकर के हर जगह हमने सम्मेलन किए, और उसमें अपना उत्तराखंड के प्रति हम लोगों ने जागृति पैदा की। तो वो समय था जिसमें हम लोगों ने अपनी सक्रिय भागीदारी करी। और हालांकि अब वो यहाँ के इतिहास से बहुत कम
वो आता है, लेकिन उसमें की पेपर कटिंग में बहुत है। वो है कि भाई ये यहाँ BBC ने तक कवरेज किया था उसने। हाँ, पूरा। तो जी ये उस समय की है जो हमने, और सबसे पहले एकता हमको वही दिखाई दी। अच्छा माने यहाँ से सोचिए भीमताल से हम 10,000 लोगों को लेकर कमिश्नरी गए। जी, यहाँ से पैदल मार्च करते हुए। हम पैदल मार्च करते, जी कई जगह 3 जगह तो PSC लगी थी रोकने के लिए। तो यहाँ तक कि रात में उन्होंने यहाँ भेजा कि आप जिम्मेवारी लेते हैं कि अगर कोई खून खराबा नहीं होगा तो। अच्छा। मेरे पास रात यहाँ PSC का कमांडेंट आए थे। हाँ, ये दिखा दिया है। तो ये उस हाँ जी, ये भी और मैं तो कई सारे पोस्टर बनाए, दयानंद भारती का पोस्टर बनाया मेरे हाथ का ही है। अच्छा। सुमन जी का श्रीदेव सुमन मेरे हाथ का बनाए। पहाड़ के जितने भी पोस्टर्स वगैरह बाबूजी ने बनाए थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें तो ये शेखर पाठक जी ने माँ ने कहा कि पोस्टर जो बनाने को कहा, तो मैंने वो उनके पोस्टर दयानंद भारती जी का था ये। और ये कुल कितने इलाके में है? ये करीब 5 एकड़ है लगभग। 5 एकड़? हाँ। अच्छा। हालांकि अभी अब चल ही रहा है वो जमीन संबंधी विवाद तो। अच्छा। लेकिन हाँ जी, को बनाने वगैरह के लिए उसकी नई पीढ़ी वगैरह जो है उसमें 250 रुपये नाली थी। हम ये नहीं जानते कि हमारे बाप दादों ने दी, हमको इसको वापस करिए। ये आज चल रहा है ना ये। अच्छा। अब वो उसमें 250 रुपये नाली थी। हाँ। आज होगी 30 लाख रुपया नाली तक। हाँ। तो इसलिए वो लोग जो नई पीढ़ी है ना, वो चाहते हैं कि भाई इनको तो फ्री मिल गई है। अच्छा। तो अभी आपको जिन्होंने उस समय दी थी? हाँ, ऐसी मतलब अब ऐसा है कि हमने उसमें के रेट के हिसाब से ठीक था, 250 रुपये नाली। हाँ हाँ हाँ। नहीं था। लेकिन अब वो ऐसा हो गया कि वो सोचते हैं कि यार इतनी ज़मीन यहाँ पहाड़ में इनको दे दी, तो नई पीढ़ी तो जरा कागजों पे रजिस्ट्री वगैरह नहीं हुई थी उसकी? 8 नाली रजिस्ट्री कराई थी उसमें। 8 नाली? अच्छा। जिसमें हमारे संग्रहालय और ये बना हुआ है, लेकिन इसके आगे पीछे का पूरा कैंपस है जो आज देखिए पूरे सब प्रकार की हमारे डाइवर्सिटी। देवदार भी है वो सामने। बात पकड़ के तो बैम्बूज वगैरह लगा रखते हैं, प्लस आपका देवदार भी है, सागौन भी है, शीशम भी है, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। हम चाहते हैं कोई आए तो यहाँ सब चीज़ देखने। ये 20 स्तंभ है जो, अच्छा। यहाँ करीब 220 स्तंभ है पूरे मंडल में, हाँ 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 कुमायूं में। जी। तो ये वीरों की यादगार में वीरों के, हाँ करीब 1000 साल के हैं। कत्यूरी डायनेस्टी के टाइम हाँ। के। तो ये हमारा अब ये ललित कला दीर्घा है जी। और गुफा कला दीर्घा है। ये 2 दीर्घाएं हैं। जी ये आइए। बेटा चलिए। इसमें प्रकृति ये सबसे, हाँ ये 7 ताल का है ये 7 ताल का है? हाँ, इसमें वाह। तैल चित्र है ये ऑयल कैनवस पर। ज़्यादातर ये वाटर कलर में है। ये देखे ये जन्मपति बना रहे हैं। हाँ, ये ऊपर से धूप। हाँ, ये ऐसे ही होता था। वो पत्थर हटा देते थे, पत्थर हटा देते थे और वहाँ से धूप अंदर धुआरा आती। बोलते थे। जी, धुआरा। ये धुआरा ही होता है। हाँ धुआं भी बाहर जाता था। हाँ, और धूप आती थी सर्दियों में। ये देखिए शादी का हाँ। ये धारा पूजन और शादी के बाद जो दुल्हन से पूजा करे, तो इन तो परंपराओं। आप अपनी ये वाली जो ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं इनको आप बेचते नहीं हैं? और ये दुर्भाग्य की कोई जो बड़ा अधिकारी आता है तो उनकी नजर होती है, उनकी नजर पानी आ जाता मुंह में कि भाई ये। तो कभी आपको बहुत लोगों ने अप्रोच भी किया होगा, ये तो मेजेस्टिक है, मतलब ये पेंटिंग्स अभी तो आप देखिए। हाँ, बहुत लोगों ने कई तरह के मांगे दाम देने को तैयार भी हैं। हाँ। लेकिन बाबूजी ने कहा ये हमारे बच्चों के समान भी है और दूसरा जो आएगा उसको देखनी है। देखिए घराट का नेचुरल है। वाह, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है तस्वीर कैमरा से क्लिक की गई। पेंटिंग है। ये पेरिनियल घराट है, ये सीजनल घराट है जो बरसात में चलती है। ये जो नदियों के किनारे चलते थे 4-4 5-5 होते थे, और ये जो गधेरों में चलती थी 1-1 होते थे इनमें। हाँ हाँ तो सब वो आटा जमा हुआ है सब दीवार में भी। जी। तो ये आपने मतलब ये जैसे ये स्पेसिफिक ये वाली पेंटिंग है, ये आपने पहले कैमरा से फोटो लेने के बाद में उससे बनाई या ये वहीं बैठ ये के देखिए, बनाई मैं है? ये जब कैसे? चमोली में गया था मैं, तो मैंने यहाँ इस प्रकार के देखे इनमें। ये तो अच्छा। सब कैमरा हमारे दिमागे है। हाँ ये पूरा विजुअल इमेजिनेशन भी है आपका, हाँ हाँ कंपोज करना पड़ता है। हाँ। ये देखिए, ये दिवाली के बाद होता है, उसको सूप पीटते हैं, अच्छा। तो वो बनाया है।
उसमें यहाँ का पहाड़ी जो जी अंदर का रसोई घर है वो छाछ उसमें निकाली। बना दी। चला है ये चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। वो हरेला लगा रहे दीवार पर, हरेले के बाद होता है ये है ना। और ये जिनकी संतान नहीं होती तो वो ठाड़ती होते हैं, रात भर खड़े रहते हैं। अच्छा। तो जागेश्वर में अधिकतर होता है वो दिखा रखा है। और ये पूरा हिमालय हमने संतों से देखा दिया है, योगियों से। हाँ। सब योगी हैं ये उसमें बैठे। सब वो योग मुद्रा में भी बैठे हैं, हाँ। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। हिमालयन मास्टर्स करके ना सर ये है। हाँ, इसकी भी डिटेलिंग अभी आप फ्रेम में देखिए कि जो ऊपर जो हाँ। माउंटेन रेंजेस हैं उसमें भी आपको दिखेंगी सब योग। आकृतियाँ अलग अलग योगासन करती हुई। और ये जितने भी पेड़, हरे पहाड़ हैं या उसके पीछे के ब्राउन पहाड़ हैं, वो सब योग करते हुए ऋषि हैं। ये हमने और दो, इधर ये ब्रह्म कमल है। हाँ ये हमने दो राजनीतिक बनाए। एक तो ये नेहरू जी अच्छा, चाइना के आगे रेड कारपेट बिछा रहे हैं। रेड कारपेट बिछा रहे हैं कश्मीर से होकर के। हाँ, हाँ। इसकी ये- तो पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है इसकी। हाँ, और ये तिब्बत है जिसके ऊपर से आ रहा है चाइना। हाँ। और वो जो है वो कांग्रेस ने पूरा अष्टपाद ने पूरे भारत को घेर लिया। ऑक्टोपस ने जकड़ लिया है उसको। बहुत पहले की बनाई हुई है। ये उसमें है इसकी 80s की। तो इंदिरा जी के समय का है। हाँ, उस समय का जो परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य था वो। ये देखिए, ये श्रीदेव सुमन है, जयानंद भारती ये- हैं। हाँ, ये इनके पोस्टर बनाए थे इनमें। तो बद्रीदत्त ये पांडे। इन्होंने छापे थे पहाड़ ने फिर। अच्छा। हाँ, फ्री हैंड स्केचेस हैं आपके हम्म। ये थे इन्हें। ब्रश से। ये हम बनाते थे कभी बगीचे में बैठ करके, जब भी मर्जी करता है ये। जी। आप अभी भी रेगुलर पेंट करते हैं? हाँ, मैं ईपी जो है थोड़े दिन से नहीं कि मेरे आंखों तक ले, लेकिन मैं उसे लिटरली में रोज एक पेंटिंग बनाता हूँ। अच्छा, रोज? हाँ, 70 years 70 साल हो गए यहाँ पर जितना भी कलेक्शन है 70 years बैक से कलेक्शन है। क्योंकि दिहाड़ी मजदूर हूँ ना, काम नहीं करो तो खाओगे क्या। वो एक आदत दिमाग में बन गया है कि काम भी करना है। करनी होगी पर। और उससे क्या होता है कि देर से देर निकल जाती है पेंटिंग। अधिकतर मैं स्पॉट पेंटिंग जो है, ये स्पॉट पेंटिंग है। ये देखिए ये तो ये जो आप छोटी वाली जो रेगुलर पेंटिंग्स करते हैं वो तो फॉर सेल रहती होंगी यहाँ पे? वो वाली फॉर सेल वो तो रहती कई है ना? ऐसा रहता है ना, कुछ लोग यहाँ आते हैं, वो कहते हैं हम आपको मदद करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं मदद करने तो आप प्रिंट खरीदिए, ज़्यादा मदद करना चाहते हैं पेंटिंग खरीदिए। हाँ। तो अधिकतर और हमारे ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऑन डिमांड बोलते हो कि हमारे लिए एक इस साइज हाँ, में बना दीजिए। कभी कोई ऐसा। तो वो आप मतलब अगर वो असाइनमेंट के तौर पे आपको देते हैं तो वो आप कर लेते हैं? हाँ सर। जनरली पोर्ट्रेट्स वगैरह का जो होता है ना, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का पोर्ट्रेट बनाना है। हाँ। तो वो पोर्ट्रेट्स वगैरह में तो वो जनरली वो होता है, लेकिन लैंडस्केप्स वगैरह तो वैसे ही हॉट केक की तरह बिक जाते हैं। जैसे वो कोई हाँ। आया देखने, उसने हमने 50 नहीं, जैसे कई लोग ऐसे भी चाहते हैं कि भाई हमारे लिए बद्रीनाथ जी की एक आप बना दीजिए, लेकिन इस साइज में हमें स्पेसिफिकली चाहिए। तो वो ऑर्डर भी करते हैं ऐसे कि हम इतना पे कर क्या क्या मैं अभी तक या अगर कोई करना चाहे ऐसा तो हम तो यहाँ तक जो मेरा विशेष सब्जेक्ट रहा गुफा चित्र, गुफा चित्र तो है। यहाँ देख के कहते हैं यार हमारे लिए बना दीजिए आप। हाँ। तो हमारे पास उसकी वो ट्रेसिंग रखी हुई है ओरिजिनल, हम वो देख करके उनको बना के दे देते बना हैं। देते हैं। अच्छा। और जो ये जो होता है, ये मैं जैसे यहाँ से पिथौरा लग गया, रास्ते में कहीं रोक करके हमने पेंटिंग बना ली, जी। स्पॉट पेंटिंग है। तो इनको जो आपने नीचे मतलब जो मैं ऑडियंस के लिए भी कि कुछ लोग जो भी लोग यहाँ देख रहे होंगे आएंगे, उनको अगर एक आइडिया देना हो कि लगभग इस साइज में अगर उनको खरीदना चाहते हो तो लगभग कितने के अराउंड की? इसमें ऐसा ना छोटा साइज वगैरह होता है तो 2000 से लेकर के 10,000, 15,000, 20,000 जो बड़े साइज के हिसाब से। अच्छा। वो तो अच्छा। वैसे जनरली ये जो इसका एक आम जो लैंडस्केप बहुत हम 5,000 रुपया मिनिमम लैंडस्केप का? अच्छा, लगभग इस साइज का? हाँ, लगभग ऐसा है। ये 11-15 इंच का है। अच्छा। और ये उसका दूना है अच्छा। 15-22 का। जी। तो ये फुल शीट है। अच्छा। इसमें 4 इसमें 4 पेंटिंग। तो ये जैसे कई बार तो ये जैसे ये फुल साइज है, इसका अगर कोई बनवाएगा उसका कितना प्राइस होगा लगभग? वो ऐसा ना, उसमें लैंडस्केप के हिसाब से है वो 20,000 भी हो सकता है, 25,000। मतलब 40,000 तक मैक्सिमम वगैरह है, क्योंकि जितना काम वगैरह होता है, डिटेलिंग जितनी हो। डिटेलिंग का होता है ना, एक तो होता है हाँ, छोटा मोटा काम होता है। और कई सारे लोग यहाँ से आते हैं, जैसे वो कहते हैं हम आपको मदद, तो हमारे स्टूडियो में आते हैं। अच्छा। तो स्टूडियो में हमारे पास जो कुछ बचा हुआ है वो उनको दिखा देते हैं। अच्छा। तो उसमें से उनको जो पसंद आता है जी। तो दे देते हैं। और हर कोई आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत तो
बार्गेन फिर करता ही है। तो वो भी एक हमारे एक साधन है कि इस आज प्रकार ये जो चारों बिल्डिंग बनी है ना, उसका वो इसी से ही बनी है पेंटिंग। हाँ, कि लोग जो कोई इनकम तो है नहीं। नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं भी ऑनलाइन वगैरह मैं भी तो कभी कभी पोस्ट करते रहता हूँ कि वही पेंटिंग वगैरह इशू होता है। मैं खुद भी पेंट करता हूँ, मेरी डॉटर भी पेंट करती है। अच्छा। सभी लोग थोड़ा आर्टिस्ट वगैरह अच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं। जी। ऑनलाइन भी भेज देते हैं। ये वाली पेंटिंग तो चलेगी, लेकिन ये उसमें गोमती का तट है, लखनऊ का है। अच्छा। 1960 की पेंटिंग है। ओह। आर्ट्स कॉलेज में था मैं। यहाँ पे पुराना 55 से लेकर के आज तक का लगभग 70 years की जर्नी यहाँ पर। अच्छा, ये हर की दून हाँ, उधर हर की दून ओसला है। रमाई हाँ, घाटी से हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ। अब यहाँ रिपेयर करनी पड़ती है ना, नमी है ये, देखिए ये पानी गिर रहा है ऊपर से। ये जो आ रहा है ना ये, हाँ हाँ हाँ। ये अभी रिपेयर करना पड़ेगा। ये ओह, नमी है। हाँ, मॉइस्चर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप पूछ रहे थे ना, चैलेंज उसका कंजर्वेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ सब चीजें जो है ना खराब होने वाली चीजें, नीचे म्यूजियम में भी आप देखेंगे। और ये केयर मांगती है ना, मतलब मांगती हैं। ये तो सरकार को इन चीजों में मदद करनी चाहिए अगर चाहे तो हाँ। ना, कि कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वो किया जाए। आप ये भी बताइएगा सर कि सरकार से आप, अगर सरकार चाहे कि किस तरह से आप चाहते हैं कि सरकार असिस्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, या देखिए किस तरीके से सबसे आपकी पहले उम्मीदें कि क्या हैं? सरकार इसको ये मान्यता दे कि भाई यहाँ जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनमें ये एक संग्रहालय भी है। जी। तो उनके लिटरेचर में, उनके टूरिस्ट इतने उनके ब्रोशर्स में, वेबसाइट्स में, साइनेजेस में ये आ जाएंगे। हाँ। और दूसरा, सरकार जैसे वो थोड़ी रुचि लेके भाई जितने उनके गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउस हम यहाँ की पेंटिंग हाँ। या उनके प्रिंट या जो भी है उत्तराखंड की संस्कृति संबंधी जितनी सामग्री वो लगाएंगे। तो जितने भी गेस्ट हाउस में उनमें अगर वो कहते हैं भाई हमारे लिए आप ठीक है, आप एक गेस्ट हाउस में 8-10 पेंटिंग आप दे दीजिए, ओरिजिनल न भी हो तो प्रिंट हो, हमने जो प्रिंट बना रखे हैं। तो इस प्रकार से अगर पूरे उत्तराखंड में ये हो जाए, हमारे जितने ज़िले में हैं, जो कोई भी बाहर का आदमी आए तो वो अपनी चीज़ देखे, हाँ। बजाय वो करने के। हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर का ही, हम पहले ताजमहल का रिवाज था, फिर जरा मोदी जी ने वो तब से आए तो ये अभी वो कम हो गया है। नहीं तो हर चीज़ में, शादी में भी ताजमहल ही देते थे, जबकि वो कि मकबरा है, हमने देखा ना। तो वो जो उसका टेस्ट है, वो टेस्ट को हमको रिवाइज करना है कि जो बाहर से वाला यहाँ आता है तो हमारे पास यहाँ का कोई मोमेंटो नहीं है ऐसा, कोई चीज़ नहीं कि जिसको हम उत्तराखंडी कह सकें, है ना। तो कम से कम चित्र है कि ऐसे हैं कि भाई चलो ठीक है कि आप यहाँ के कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल का है कि भाई आप हमको चारों धामों के हमको चित्र बना के दीजिए, हाथ का बना हुए चित्र आपको वो करेंगे इनमें। तो कम से कम ये होगा कि इस प्रकार से थोड़ा लोगों के घरों में भी यहाँ की चीज़ जाएगी, और हमको भी उसमें हमेशा एक काम मिलेगा। यहाँ मशीन तो है नहीं, इसलिए हर चित्र में हमको समय तो पूरा लगाना पड़ता है, कोई प्रिंटिंग है। लेकिन जो दूसरा प्रिंट है, बहुत सारी पेंटिंग ऐसी हैं जिनमें हमें 200 घंटे लगे हैं, वो हम तो अब न बना नहीं सकते। आप देखेंगे यहाँ जो, तो इसलिए हमने उनके प्रिंट बना लिए। तो प्रिंट आप कोई भी आसानी से खरीद सकता है, उसमें तो कोई ऐसा कीमत तो है नहीं। ये भी चाह रहे थे कि पर्यटन विभाग के साथ मिलकर के एक MOU हो जाए, PPP मोड पे भी हो जाए, कि वो अपने गेस्ट जितने भेजेगा उसमें उनको ठीक है, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी वगैरह भी संभाले, या इसको एक्सटेंशन का काम वगैरह या रख रखाव में यहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए। जैसे कैलाश मानसरोवर यात्री होते हैं, तो वो आने या जाने समय एक बार विजिट यहाँ के रखें, तो आपको यहाँ की संस्कृति भी देखनी है। तो जितने लोग आएंगे या जो जितने ग्रुप आते हैं बाहर से, अगर उनके लिए बना दिया जाएगा कि एक डेस्टिनेशन ये भी है नहीं, तो उसमें भी क्या होगा कि हमारी संस्कृति का प्रसार हो, और तो निश्चित रूप से हमारी मतलब आमदनी, संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। हम अपने माध्यम से भी तमाम दर्शकों से और सरकार से भी अपील करते हैं कि देखिए, उन्होंने अपने जीवन पूरा जीवन समर्पित किया है इसको संग्रहित करने में, तो उनका ये जो अथक प्रयास है, इसको बल मिलेगा यदि सरकार की तरफ से थोड़ी भी इस तरह की मदद, जैसी वो बता रहे हैं उस तरह की यदि मदद हो जाती है। तो सरकार से हमें ये भी अपेक्षा थी, हमने कहा कि कई म्यूजियम्स को गवर्नमेंट एक वन टाइम जो फंड देती है, इसको कॉर्पस फंड कहते हैं जी, कि कॉर्पस फंड में मूलधन को छेड़ा नहीं जाता, केवल उसके ब्याज से ही चल जाता है, हाँ। और वो सरकार के पास ही रहता है हाँ, किसी भी बिल्कुल। तो अगर वो यहाँ के लिए भी ऐसा कुछ एक 10 से करोड़ का फंड दे दे यहाँ पर, उसके ब्याज से हमारे जो है आराम से जो है
साल भर का खर्चा 40 आराम लाख से, रुपए में बिल्कुल। हमारा हो जाता है। कितने लोगों को रोजगार वगैरह मिल जाए अगर ऐसी कुछ व्यवस्था वगैरह हो जाएगी। और जिस दिन आप ये संभव है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजीव गांधी तवांग मठ में गए थे, तो तवांग मठ में देख करके उनने उनका रंग बिरंगे थे, तो बाहर आते समय उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आपको हम कितनी मदद दें कि आपकी ये जो रंगीन वो है वो बने रहे। तो फिर कहने लगे 5 करोड़ से चल जाएगा, आप अपने कॉर्पोरेट फंड में डाल दीजिए। बाहर आते आते गेट तक उन्होंने 10 करोड़ कर दिया। 90s की बात है। एक भी हम 10 करोड़ दे देते हैं, आपका पैसा रहेगा, उसके ब्याज से हमारा चलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे हमको 5 करोड़ दे रहे हैं जी, तो वो पैसा तो स्टेट बैंक में ही बिल्कुल। रहे। ये एक सस्टेनेबल तरीका भी है कि वो एक और जिस दिन कॉर्पस आपको तैयार हो लग जाए। रहा है कि यार इसका दुरुपयोग हो रहा है, आप अपना पैसा पैसा विड्रॉ बंद कर बंद कर दीजिए। लेकिन एक चीज है ना, निश्चिंता हो जाएगी और ये विस्तार होगा इसका। क्योंकि अभी 4 गैलरीज हैं, लेकिन 4 गैलरीज और बन सकती हैं। इतना यहाँ पर हमारे पास सामान है, हाँ। सामग्री, यही पेंटिंग्स यहाँ हमने तो जिस हिसाब से लगा रखी जी। है, नहीं तो ये 8 गैलरी वगैरह को तो ऐसी 4 गैलरी चाहिए इतनी जगह के लिए। बिल्कुल। अब देखिए ये मेरी पेंटिंग है जो यहाँ से जिन पर रहते लोगों की नज़र जाती है, अधिकारियों की, जी। इनको हम दोबारा नहीं बना सकते संस्कृत में ना, मतलब इनका ही। इसमें कितना टाइम लगा था आपको ये बनाने में? इसमें करीब 200 घंटे। 200 घंटे। हाँ और उसकी डिटेलिंग आप देखिए कि कितनी हाँ, ये जो कितनी यहाँ बारीक है, कितने कलर्स हैं उसमें। मतलब 2 किस्म के चित्र हैं ना। एक तो है कि स्पॉट पेंटिंग, हाँ, जो कि हम पेंटिंग बनाते हैं तो 1-2 घंटे बन जाते हैं, लेकिन एक होता है कि जो यहाँ के संस्कृत का सब्जेक्ट बेस। आपकी इन पेंटिंग्स में से वो कौन सी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समय लगा है बनाने में? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी। अच्छा। अब ये हमारी और दूसरा नहीं, ये किसी न किसी परंपरा से जुड़ी हुई है। ये हमारे तीज त्योहार और ये छोलिया है। ये डिकरे बना रही हैं। हाँ। इसके आपको फोटोग्राफी मिलेगी। ये जो तैरने का आपको बता रहे थे, अच्छा, तुम भी जो आप बता रहे थे कि हमने मैं तैरा भी ऐसे ही। हाँ। नेता नंदा देवी का ढोला का है। ऐसी बहुत 50 से ज़्यादा ऐसी पेंटिंग है, सांस्कृतिक चित्र हैं उनके, जी। जो कि ये भी हम तो चाहते हैं कि सरकार अगर प्रमोट करे ना, म्यूरल्स बनाए ना, तो इन पे आधारित बनने चाहिए म्यूरल्स हाँ। वगैरह, जो दिखाते हैं हमारे यहाँ की संस्कृति जी। वगैरह। और लेकिन वो आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं वेस्ट बंगाल से और इससे, अब उनका कल्चर अलग है तो वो चीज़ें नहीं आ पाती यहाँ पर। तो इनका ये देखिए हुड़किया बॉल जो होता है, हाँ। और ये यहाँ का वो था नीलू कठायत। नीलू कठायत, जी। 17 हाँ। रोहेलों को भगाया उन्होंने। और ये सब स्पॉट पेंटिंग है जहाँ जहाँ गए। कोटाबाग। और ये स्पॉट पेंटिंग बनाने में कितना समय आपको लगता होगा? ये स्पॉट पेंटिंग तो समझिए कि 2 घंटा हाँ 2 2 घंटे घंटा बैठ के। अच्छा। इस साइज में। कभी कभी जल्दी भी बन जाता है, जैसे ये 1 घंटे में बन जाओगा। क्योंकि जो तो ये आप कंप्लीट वहीं स्पॉट पे ही कंप्लीट कर लेते हैं या फिर कलर्स और डिटेलिंग बाद में करते हैं? नहीं कुछ वहीं पे बस वो तो स्पॉट पेंटिंग ही है। अच्छा। अब ये तो सब गीले में बनता है ना, हाँ। वो दोबारा इसको नहीं कर सकते अभी। अच्छा। चांदनी रात में गाँव। तो इस साइज के पेंटिंग अधिकतर वो हमारे जो भी रहते हैं वहाँ स्टूडियो में, तो वो हम देते हैं। ये चौसिंगिया खाडू है आगे और हाँ पीछे। हाँ हाँ, अभी नंदा थोड़ी की सी डोली लाइटिंग है। व्यवस्था अच्छी नहीं हुई है ना। हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ये वहाँ का है डेक्कन कॉलेज पुणे का, जहाँ से उन्होंने पीएचडी किया था। 1977 का बनाया। आपकी पीएचडी कब की है? मेरा पीएचडी 78 की। 78 की। अच्छा। और क्या सब्जेक्ट था आपका? आर्कोलॉजी। नहीं, आर्कोलॉजी में। ड्रॉप पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। अच्छा। भीमबेटका पर भीमबेटका जो आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो बाबूजी की थीसिस के बाद ही बना है। और बाबूजी को करीब 8 साल लगे वो थीसिस को कंप्लीट वगैरह करने में। इतना इन डेप्थ वगैरह स्टडी हुआ है, किसी ने किया भी नहीं आज तक, ना कभी कोई कर पाएगा। ये कि 6,500 से ज़्यादा तो उन्होंने पेंटिंग्स कॉपी की हैं वहाँ गुफाओं से। वो यहाँ पे कहाँ पे है वो सेक्शन? अभी आगे है। आगे है। जी। ये तो जो अभी चाइना बाउंड टू गड़बड़ कर रहा था, उठना ही पड़ेगा करके। हाँ। ये सन 42 का यहाँ से ये जो आंदोलन यहाँ खुमाड़ में सल्ट में, अच्छा। आज़ादी का आंदोलन का, बाकी ये हमारे यहाँ के ये सबसे ज़्यादा। एक तो इसमें भी बहुत ये दरवाज़ा बनाने में फुलदेई त्योहार में ना। हाँ, इसमें भी बहुत, इसमें ये जो नक्काशी जो हो रखी है उसको कागज़ पे उतारने में वो बहुत फिर उसका एक डिटेलिंग। और उसमें देखिए उसमें खोली का गणेश जो है वो भी उतनी ही बारीकी से बनाया गया है कि वो पहली नज़र में ही हाँ, समझ में आ जाता है कि वहाँ पे।
केवल पेंटिंग ही नहीं करनी, उससे पहले कंपोज करना है पूरा। हाँ। पहले लाइन ड्राइंग करनी पड़ती और- है, जी। सब देखना पड़ता है, डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, कंपोजिशन बनाना पड़ता है। आपको शायद इसमें वाटर कलर का जो हमारा इसकी टेक्निक है ना, जी उसकी कितने इन डेप्थ वो है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमने ये दरवाज़ा बनाया है, जी तो दरवाजे में अगर एक बार आपने डार्क ग्रीन कहीं पर कर दिया, उसको लाइट नहीं कर सकते, हमेशा लाइट से डार्क हो जाएगा। तो हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ हम लाइट दिखाना चाहे डार्क हो गया। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडिया कहलाता है, व्हाइट कलर यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम पोस्टर कलर से या एक्रेलिक से बनाया, ऑयल कलर से बनाया, ऊपर से बनाते गए, बिगड़ गया फिर कर दिया। इसमें बिगड़ गया तो बिगड़ गया फिर। तो इसमें 100% कंसंट्रेशन चाहिए, ये इसके साथ होती है, क्योंकि ये ओपेक कलर में नहीं, ट्रांसपेरेंट कलर में है। राइट। तो ये अपनी वैल्यू जो है ना, वाटर कलर की वैल्यू एक अलग है, जो लंबा रियाज मांगते हैं। जैसे ना बिस्मिल्लाह खां की सहनाई आंखें से तो एक ही रही, लेकिन उसके पीछे उनका रोज़ का रियाज रहा। तो ये एक, इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये केवल पेंटिंग नहीं है, बल्कि पीस ऑफ आर्ट है, इसके पीछे एक ग्रामर है। अगर आपने मिस कर दिया, ध्यान भैया, तो फिर वो सुधर नहीं सकता। ऑयल में ऐसा होता है, मैं आपका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, क्या देर बाद कोई दोस्त आ गया, हमने रोक दिया, चाय पी, गप्पाजी करी, अखबार देखा, फिर शुरू कर दिया। लेकिन इसमें जो होता है कि आप जहाँ पर रुकना चाहिए वहीं रुकेंगे, चाहे आपको 8 घंटे बैठना पड़े। इसकी सारी मजबूरी है, क्योंकि इसमें एक बार बिगड़ गया तो आप सुधार नहीं सकते। तो इस चीज़ को हमारे जो एवेल्यूशन है ना, एज एन आर्टिस्ट, जो मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता है ना, इस मीडिया में बहुत कम लोग बना रहे हैं। पेशेंस बहुत चाहिए। आज लोगों का चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा है उसमें। आज जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ ऑयल में, अचानक 4 लोग आ गए, उन्हें छोड़ दिया, चाय पार्टी करी, सब थोड़ी कुछ देर करा, बाद वहीं शुरू हो फिर जाए। शुरू कर दिया। तो ये इसमें ऐसा होता है कि इसमें आप जब कर रहे हैं तो आप एक स्टेज पर ही छोड़ेंगे, और जो कर दिया है उसमें फिर आप उसको फिर बदल नहीं सकते। यही पेंटिंग है, इसमें देखो व्हाइट अब कलर का है। देखिए जो ये रंगोली बनाई है, ये व्हाइट कलर नहीं है, ये वो स्पेस छोड़ा गया पेपर है। छोड़ा गया है। रिवर्स है। हाँ, हाथों में भी जितना सफ़ेदी है, जितना देख रहे हैं, हाँ तो ये जो चीज़ होता है ना, इस चीज़ को उठा जी बहुत कम लोग जी। एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं होती है। हाँ और आज आपने कॉमर्शियल बन गया, आर्टिस्ट अगर कॉमर्शियल हो गया तो फिर आर्ट नहीं बन पाती उससे। बाबू जी का ये मान्यता है कि मैं कभी ये सोच के नहीं होगा कि इसको ये बिकेगी, तो मैं पूरे कंसंट्रेशन से बनाते हैं, तब वो पेंटिंग बनती भी है। जिस दिन मेरे अंदर दिमाग में ये आ गया कि मुझे बनानी है, तो मैं जल्दीबाजी में बनाऊंगा, फिर वो पेंटिंग बन नहीं पाएगी। इस समय जहाँ जहाँ गए बाबू जी, जी। एक चीज ये अच्छी ये जा- डेली आर्ट की वजह से फ्रांस में उनकी वो रही आपका ये आपने ये भी स्पॉट पेंटिंग्स है जो आपने फ्रांस वाली यात्रा में की। सब पॉइंट अच्छा। फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ गए बाबू जी, तो वहाँ उन्होंने डेली टाइम निकाल के एक आध पेंटिंग जरूर बनाई है। जी। अभी अरिफन कॉलेज में 2 दिन की वर्कशॉप थी, सेमिनार था, तो लंच में लोग मौज मस्ती करते थे, लंच टाइम पे उन्होंने पेंटिंग बना दी थी 2 दिन का। तो ये आप गए थे 1999 में? हाँ, वहाँ विस्कॉन्सिन में अच्छा रिपन कॉलेज। जी। ये पोर्ट्रेट्स वाला सेक्शन है? हाँ, ये हमारा इसमें पुर्तगाल का ये जाके गए। फिर ये इधर देखिए, ये सुरेश का है, जब इंटरमीडिएट में था। अच्छा ये 3 बच्चे, ये भी बच्चे का, वो भी अच्छा। उनके बनाए। ये कोई बुढ़िया थी भिखारी लखनऊ में, क्रिश्चियन, अच्छा उसको बुला के बनाया था। ये अपने शेल्फ बनाए, उन्हें शीशे रख करके मेरा कर, इसका सेल्फ पोर्ट्रेट है। अच्छा, ये आप ही का है? हाँ। तब 95 का? हाँ। अच्छा। ये एक अपनी अलग विधा होती है। ये देखिए, अच्छा। होती है। ये 2006 का, ये गांधी जी का है ऊपर पूरा? हाँ जी, गांधी का थोड़ा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, ये जो यूनिक स्टाइल है। देवतात्मा सीरीज की पेंटिंग है। अच्छा। हर चोटी पे आपकी नजरें होनी चाहिए, आपको कोई ना कोई देवता देवता दिखाई जी। देंगे। ये हमारे यहाँ की जो वो है सभी देवी, नंदा देवी और नंदा देवी सुनंदा ईस्ट है। हाँ। तो बाबूजी ने इसमें लिखा है। ये तो माउंट एवरेस्ट का है आपका। हाँ, ये तिब्बती लोग मानते हैं ना कि उनकी भूदेवी रहती है वहाँ। नंदा घुमुंती का है वो आपका। वैसे सब अलग अलग चौकी है। ये आपका चौखंबा है, तो वो बैठे हैं विष्णु भगवान और लेटे हुए हैं। तो ये भी अपने आप में यूनिक उनका वो है बाबूजी का। ये सब सेल्फी हैं। अच्छा। हाँ।
ये है, ये पेंटिंग जो कहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा समय ये अच्छा, ये है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगा है। हाँ, और अभी रिपेयर मांग रही है। देखिए ये नमी से इसकी सफ़ेदी उड़ने लगी है। और ये किस चीज़ पे है? कैनवस पे है ये। पूरे उत्तराखंड का बयां करती है आपका, उत्तराखंड का सौंदर्य भी है तो बिल्कुल। उत्तराखंड का दर्द भी बयां करती है। ये कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? 6 महीने लगे खड़े खड़े ही। खड़े खड़े? तो कैनवस है ना, हाँ। तो हिलता है वो। सभी पक्ष हैं उसमें, लाइवलीहुड्स भी है उसमें, यहाँ की इकोनॉमी वो दिखा रखी है, वो है, पहाड़ भी है, लैंडस्केप्स भी हैं, आर्किटेक्ट भी है, ड्रेसेस भी हैं, जो भी चीज़ें परंपराएं वगैरह सब आप देख रहे हैं, बर्तन भी हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, गाय का गोट भी है वहाँ पर। ये नमी बहुत है ना, नमी से आप ये देखिए पहाड़ों में भी सफ़ेदी में काले काले आने लगे हैं। ये जो आ रहा है ना, ये सब ये मॉइस्चर की वजह से आ गया। मॉइस्चर की वजह से। ये पहाड़ की महिलाओं की ट्रेजेडी मृत्यु बोलने के लिए, कभी जंगली जानवर लिए, कभी अपहरण, और ये भी एक दिन दहाड़े आदमी शराब पी के बैठा है, महिला। ये नदी पार करते समय कई बार ऐसे चढ़ाई में ये कूल के रास्ते आते हैं गिरने में। रोज खतरों से खेलती है महिला शक्ति जो है ना। जी। तो यहाँ एक ज्योतिषी थे पिछली शताब्दी में, अच्छा। जिनका पंचांग चलता था। रामदत्त जोशी। अच्छा। तो उनका घर ये टूट चुका है, तो फिर मैंने रिकन्स्ट्रक्ट किया सारा ये। अच्छा। हाँ, अभी खंडहर है वो। ये भी बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। ये भीमबेटका के उसमें का 10,000 साल पुराना दृश्य। अच्छा, गेंडे का आँखें, हाँ, एक परिकल्पना। हाँ। इसकी पेंटिंग मिली है ना वहाँ, जी। तो उसके आधार पर परिकल्पना करी है। ये चौथा हिस्सा है। ये चौथा हिस्सा है। ये केव आर्ट्स वाला हाँ, हिस्सा है। हाँ। ये मैंने बाहर करी है फ्रांस में। ये फ्रांस में, ये वहाँ भी केव आर्ट्स को ही आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, गुफा में। गुफा में। ये बना हुआ है आईसीज का, आईबेक्स। यहाँ बहुत ठंडा है, अरे माइनस में चल रहा था दिन में। ये भीमबेटका के हाँ, गुफा भीमबेटका, क्षेत्र है। हाँ। अपने ये भी वही। हाँ, हाँ, भीमबेटका का ही है। ये 2001 का है। हाँ, बाद का है। ये मिर्जापुर का होगा ये। ये सबसे बड़ी पेंटिंग है जी भारत में। देखा हमारा चैलेंज यही है, देखिए पेंटिंग इतनी अच्छी महत्वपूर्ण पेंटिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कीड़ा खा रहा है इसको। सिल्वर फिश ने खा दिया है, कलर्स खा दिए हैं पूरे। तो हमने क्या किया कि हमने जो पॉलीकार्बोनेट शीट के ऊपर इसकी कॉपी कर दी है, ये जो मेन फिगर जिससे कि डिस्टर्ब वो ना हो। अच्छा, ये बाहर से की गई है फिर? डबल, हाँ, एक तो अंदर है, अंदर तो ओरिजिनल है, इसके बाहर से इसमें फिगर पर कर दिया, तो अगर कभी वो नुकसान भी होता है, इसके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, फिर दोबारा बनाई जाएगी इसको, उसकी स्केचिंग वगैरह। ये सब थोड़े चैलेंज वगैरह होते हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। फिर ये सब इसमें केवल ये नहीं, ये पूरी दुनिया का की केव आर्ट है यहाँ पर। ये तो हमारे उत्तराखंड की भी है, उसके सिवा इंडिया के अलग अलग जगह से, चाहे वो जम्मू कश्मीर वगैरह में इससे लेकर नीचे केरला तक की है। भीमबेटका तो मेन है ही आपका, जिस पर उन्होंने काम वगैरह किया। तो रॉक आर्ट इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव वगैरह पूरा है, तो इसको देखने के लिए यहीं आना पड़ेगा। दुनिया में और कहीं कोई कलेक्शन नहीं है। हो सकता है फोटोग्राफ्स को लेकर के कुछ कलेक्शन लोगों ने किए होंगे, ये लद्दाख और वहाँ जो मिले हैं कारगिल में। भीमबेटका मुझे बहुत ही कम दिखाई देता है। उत्तराखंड के हैं सभी। अच्छा, ये लाखू डैर वाला जो है, बहुत सारी उत्तराखंड में करीब 60 एक साइट्स वगैरह मिली है जहाँ पर ऐसी चित्रकला मिली है। कसार देवी है। तो यही एक यूनिक आर्ट गैलरी वगैरह है, पूरे देश भर में भी नहीं है। हम अभी गए थे, हम लोग मध्य प्रदेश वगैरह में, वहाँ 5 म्यूजियम्स देखे, लेकिन उनके पास वो कलेक्शन नहीं है जो हमारे पास है, जो आपके पास है। और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सर को सम्मानित भी किया, कंट्रीब्यूशन के लिए किया गया। श्री वाकणकर मेमोरियल वो है ना, आज का तो चल रहा है, शताब्दी चली रही है ना, वो वाकणकर जी वो वहीं के उज्जैन के थे, उनको पितामह कहा जाता है आर्कियोलॉजी का, और बाबूजी के गुरु भाई रहे वो, तो इसलिए भी उन्होंने उनका दिया है। तो और ये आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी था, साथ में और चीज़ें वो भी थी, सम्मान वगैरह। तो वो एक बहुत बड़ी वो है, रिकग्निशन वगैरह है। हाँ, अभी इसी साल, अभी जनवरी की, अभी दिसंबर की बात है, 9 तारीख को, 9 जनवरी को 9 जनवरी को ही वो किया गया था पूरे सम्मान के साथ। तो हमें लगा कि
हम तो चाहते हैं कि कम से कम उत्तराखंड सरकार वगैरह को भी करें, क्योंकि जितना काम उन्होंने काम किया है आपका ये आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में काम किया है या यहाँ के आर्ट एंड कल्चर कंजर्वेशन में जो काम किया है, तो उसका उनको देना चाहिए। मतलब वो ऐसा ना हो ना कि भी आदमी की चले जाए उसके बाद याद आती कि फिर वो होता है ना। बाबूजी ने इतना गहरा काम किया, आप देखेंगे ना ये इनग्रेविंग्स वगैरह हैं ये जी, मतलब सोचिए कितना पेशेंस वगैरह की इस फॉर्म में मिली है आर्ट। हाँ, चट्टानों को कुरेद करके जो बना रखी हैं, तो बाबूजी ने भी उसी टाइप से हमारे यहाँ के पटाल में अच्छा ये वैसा ही उसी तरह से बनाया वगैरह को उसी रंग से बनाया है चीज़ें। तो ये अपने आप में यूनिक वो है आपका, और इसके लिए तो महामनीषी होगा कोई इस प्रकार का जो इस प्रकार का काम करे। इसको तो बहुत समय भी लगता होगा जी, उन्होंने बहुत ये सब ये कर रखी, इनग्रेविंग कर रखी है, जैसे बनाई ऐसी अल्पना मिली है या और चीज़ मिली है, सामने आप देख रहे हैं। तो बाबूजी ने करीब 12 साल वगैरह गुफाओं में बिताए हैं। ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे ये पत्थरों पे भी वो हाँ, ये जो आपके जम्मू कश्मीर वगैरह में, लेह लद्दाख और इस साइड में ये इस प्रकार की चट्टानों पे जहाँ कलर्स नहीं हुए तो उन्होंने कुरेद करके भी बनाए हैं इनग्रेविंग्स वगैरह। ये भी एक आर्ट फॉर्म वगैरह है। और तो ये हमारे है ही आपके उत्तराखंड में करीब 60 से ज़्यादा ऐसी साइट्स वगैरह मिली हैं जहाँ पर कोई ना कोई चित्र वगैरह, चाहे वो चमोली का ये देखिए ग्वारखिया उडियार है और ये लखुडियार है, जहाँ भी है तो बहुत सारी साइट्स वगैरह हैं। तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा योगदान वगैरह है आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। फिर दूसरा बाबूजी ने ये भी काम किया ना, इस वजह जो स्केचेस वगैरह में पूरा नैनीताल को स्केचेस में लिया है। बहुत स्केचेस भी बहुत हज़ारों में स्केचेस बनाए हैं। अच्छा, ये ऊपर मैंगो व्यू से जो है, और नैनीताल में उस समय का जब वो हाथ से रिक्शा खींचा जाता था जी, ये सब स्केचेस वगैरह हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने कितनी इनडेप्थ पीएचडी। आजकल तो लोग कट एंड पेस्ट और ये करके फटाफट बना देते हैं। बाबूजी को पूरे 8 साल लग गए थे पीएचडी वगैरह करने में दोबारा। कि नैनीताल को उन्होंने वो किया था 1841 में, जब पी बैरन ने जब पहले बार नैनीताल को देखा था जो। अच्छा, तो वो इस रूप में देखा होगा। ये बाबूजी का विजुअलाइजेशन है पुराने फोटोग्राफ्स और उसके आधार पर। वैसे ये भीमताल का 1860 तक भीमताल का स्वरूप ऐसा था। अच्छा, जो भीमेश्वर मंदिर और वो है जो दिखाया हुआ है, डैम नहीं था उसमें। विक्टोरिया डैम तो 1880 के बाद बना। तो ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, इस पे इतना विस्तृत काम और कहीं नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है। ऐसे बिरले ही होंगे जो कि एक स्कॉलर भी हैं और साथ में आर्टिस्ट भी हों बैकग्राउंड से। तो बाबूजी के साथ ये बेनिफिट मिला। अब ये देखिए ना, ये काम किया हाथ से बनाए हुए हैं। उन दिनों तो कोई सुविधा नहीं थी। 73 से 78 के बीच की बात है। तो इतना इन्होंने भीमबेटका की मानव आकृतियाँ, इतनी प्रकार की मानव आकृतियाँ मिली हैं, इतने प्रकार के स्टाइल्स हैं, इतने जानवर वगैरह के स्टाइल्स वगैरह मिले हैं, कौन से कलर्स वगैरह हैं, सब चीज़ें एक एक उसका सेक्शन वगैरह तक दे रखा है उन्होंने। जो रॉक शेल्टर मिले हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन, तो आजकल ऐसे तो ये सब चीज़ें और ये सब गुफा क्षेत्र हैं। आज हम देख के आए परसों वगैरह, तो अब ये चीज़ें दिखती नहीं हैं वगैरह जो चट्टानों में बनी हुई हैं। और टू द स्केल है। एक तो होता है कि आपने फ्री हैंड बना दिया। हाँ, बाबूजी ने टाइम लेकर ट्रेसिंग वगैरह करी, उसके आधार पे उसको फाइनल वगैरह किया। वही बैकग्राउंड वगैरह दिया, जैसे चट्टान में जो रंग आया है ब्राउन कलर से है, वाइट कलर से हैं और चीज़ें। तो इसकी डिटेलिंग्स बिल्कुल वही हैं जो ओरिजिनली भीमबेटका में मिली। ओरिजिनल भीमबेटका वगैरह में, इसलिए उनकी मान्यता भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जो उनको इन्हीं की पेंटिंग्स की बदौलत ही तो उनको वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल कांग्रेसेस में बुलाया गया। करीब 20 बार प्रतिभाग किया उन्होंने जी। लेकिन फिर बाद में जब एज के बाद फिर उन्होंने वो कम कर दिया। 86 से लेकर के 2006 तक वगैरह करीब 20 साल तक वो हर साल गए। और भारत सरकार के सहयोग से नहीं, उन्होंने बुकिंग करी, क्योंकि उनकी एक शर्त होती थी कि आप अपनी पेंटिंग्स भी लेके आइएगा यहाँ पर। हाँ। तो वो वहाँ डिस्प्ले भी होती है, एग्जीबिशन। बाद में वो पेंटिंग्स खरीद लेते थे वो लोग। हाँ। कहते थे ये हमारा आपका कलेक्शन है। तो इसलिए बाबूजी की पेंटिंग्स कई जगह कई देशों में है, पूरे दुनिया भर में है बाबूजी का कलेक्शन। ये इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है भीमबेटका और इसकी ना। हाँ। तो जिसको देखना होगा उसको देखने के लिए यहीं आना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि अभी यही है, प्रचार की कमी है। लोग यहाँ आते हैं, पहले उनको विश्वास नहीं होता है कि इतनी बड़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हाँ। जब वो जाते हैं तो बड़े वो हो जाते हैं, मेस्मराइज हो जाते हैं कि हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा कलेक्शन है आपके यहाँ पर। तो हम भी चाहते हैं कि इस मामले में थोड़ा सा सरकार वगैरह थोड़ा सा आगे अगर आए, और आज भी देर नहीं हुई है। आज भी अगर वो चाहें, उनके पास बहुत फंड्स वगैरह होते हैं सरकार के पास। हमारी अपने आप में सोसाइटी है, लोक संस्कृति संग्रहालय रजिस्टर्ड सोसाइटी है। हाँ। तो मदद कर सकते हैं, वो चाहें तो मदद कर सकती है सरकार वगैरह। अब वही है कि प्रॉपर चैनल के माध्यम से वहाँ तक बात जाए कि ये है इतना बड़ी धरोहर है, और अब हमारी जिम्मेदारी है सरकार की कि इसको आगे कैसे ले जाया जाए। बाबूजी ने तो अपना सर्वस्व दे दिया है इसमें, बिल्कुल पूरा जो तन मन धन वगैरह जो सब कुछ लगा दिया है, पूरा जीवन नहीं पूरा लगा समर्पित कर दिया है। तो अब सरकार तो रिसोर्सफुल है, वो चाहे तो कर सकती है। और जितना आप लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम में देखा, जी इसकी डिटेलिंग्स देखी, उसके अलावा 55 के करीब 55 से ज़्यादा जो है उन्होंने किताबें लिखी हैं, और विस्तार से उस पर अलग अलग जगह की आर्कियोलॉजी के लिहाज से
बहुत डिटेल में वो और वो मूर्तिकार भी हैं, आप बताओ, वो पक्ष नहीं हाँ, होगा, वो वो हमने वो भी देखा जो कवि 3D भी वाला। हैं, वो उन्होंने कविताएं भी बहुत सारी लिखी हैं, और फिलोसफर भी हैं, उन्होंने बहुत सारे अध्यात्म में भी बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी हैं, अध्यात्म रामायण वगैरह लिखा है, दुर्गा सप्तशती पे काम किया है, भगवत गीता पे काम किया है, तो कई चीज़ों में हमारे मतलब जितना अध्ययन उन्होंने किया है, और आज भी उनको सब कुछ कंठस्थ वगैरह याद है। जब हम देखते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, जब कभी व्याख्यान वगैरह देते हैं, तो उनको पूरी जानकारी है उपनिषद से और वेदों से और इसका लेते हुए। तो बस वही चाहते हैं, मतलब हम तो कहते हैं कि भारत रत्न के सच्चे हकदार तो बाबूजी जैसे लोग ही हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व वगैरह कर दिया, 70-80 साल पूरा जीवन बिता दिया है, इतना काम किया है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इतनी पेंटिंग्स, हज़ारों में पेंटिंग्स वगैरह, यहाँ तो हार्डली 500-600 पेंटिंग यहाँ लगी हैं आपने, लेकिन उन्होंने जितना लाइफ टाइम बनाया है, और लोगों के प्राइवेट कलेक्शन वगैरह में भी उनका है। तो ये था वो संग्रहालय जो मटपाल जी ने अपनी 4 दशक से ज़्यादा की मेहनत से यहाँ पे स्थापित किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना विस्तार से हमको पूरा अपना संग्रह दिखाया। आपको धन्यवाद, आपने यहाँ आकर के इतना प्रेम पूर्वक और बड़े गहनता से इसका विलोकन किया, और मुझे आशा है कि आपके माध्यम से संग्रहालय का और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, और जो जिज्ञासु लोग हैं वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। वो भी मैं स्थापित कर दूं कि भीमताल जब आप लोग आएंगे, तो भीमताल से भवाली की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो 2 किलोमीटर ऊपर ये संग्रहालय जो है ये स्थापित है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, धन्यवाद आपका। और जी, अपेक्षा है कि आप संग्रहालय के परिवर्धन में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी बिल्कुल, हमसे हमारा प्रयास है, और हमारी एक बार फिर से सारे दर्शकों से ये अपील है, प्रशासन से ये अपील है, नैनीताल जिला प्रशासन से ये अपील है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग से ये अपील है कि इतनी शानदार धरोहर जो पद्मश्री यशोधर मटपाल जी ने अपने अथक प्रयासों से जमा की है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, यहाँ पहुँचें, यहाँ पहुँचकर खुद को समृद्ध करें कि यहाँ पर कितनी तरह की, कितनी लंबी विरासत जो है यहाँ उन्होंने संजो के रखी है। और प्रशासन से भी ये उम्मीद है कि इसके प्रचार प्रसार में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ पाएँ, उसके कई तरीके हो सकते हैं। नैनीताल, भीमताल, इसके आसपास कितने ही स्कूल्स और कितने ही कॉलेजेस हैं, उनके एजुकेशनल टूर्स यहाँ पे किए जा सकते हैं। यही मैं कहने वाला था आपसे, यही जी, उनके एजुकेशनल टूर्स यहाँ पे करवाए जा सकते हैं कि कॉलेज के ग्रुप्स को यहाँ पर बुलाया जाए, यहाँ पर उनको दिखाया जाए कि कितनी समृद्ध विरासत यहाँ पर संजोकर मटपाल जी ने रखी है। यहाँ पर कुछ होर्डिंग्स लगे हैं जो जिला प्रशासन अपने टूरिज्म के मैप्स तैयार करता है, उस पर हाईलाइट किया जा सकता है इस जगह को। और फाइनेंशियल हेल्प यदि इस जगह की होती है तो जिस स्टेज में ये अभी है उससे ज़्यादा लंबे समय तक आने वाली कई पीढ़ियाँ ताकि उस मेहनत को देख पाएँ, उसको विटनेस कर पाएँ। और आपके इन प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद है। और हम तो यहाँ चाहते हैं कि हर स्कूल का हर बच्चा यहाँ आए, क्योंकि हम उनको संग्रहालय नहीं, उनको हम 1 घंटा व्याख्यान देके पूरे उत्तराखंड की संस्कृति पहले बताते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा, जितना बच्चे एक बार में देखते हैं शायद उतना कई सारे पुस्तकें पढ़ के या और जगह देने होता। तो हमारी आपके के द्वारा ये हमारी अपेक्षा है कि आप अधिकतम इस संग्रहालय के लोगों तक पहुँचाएँ, और जो उसके जिनको इसमें रुचि है वो यहाँ तक पहुँच सके। जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतने दूर आकर के ये किया। और तो इसी अपील के साथ सभी दर्शकों से कि नैनीताल, भीमताल की तरफ जब भी आएँ, अपनी चेकलिस्ट में, अपनी बकेट लिस्ट में ये ज़रूर रखें कि यशोधर मटपाल जी द्वारा स्थापित इस म्यूज़ियम को आप लोग ज़रूर विज़िट करें, और आपके नोन में जो भी लोग इधर आ रहे हों उनको यहाँ ज़रूर लेके आएँ। आपको बहुत सारी शॉप्स पे आजकल पहाड़ी पहनावे के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर पहाड़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन असल में पहाड़ की संस्कृति कैसी रही है, इतने लंबा एवोल्यूशन में कितनी तरह की चीज़ें रही हैं, वाद्य यंत्रों से लेके, खाद्य पदार्थों से लेकर के, पहनावे से लेकर के, उस सब की डिटेलिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ज़रूर ये विज़िट कीजिएगा, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारहमासा। धन्यवाद।